हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी एडीओ का जो पेपर 18 अप्रैल को हुआ था मैथ एंड रीजनिंग का, उसके कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, स्ट्रीट लाइट के सभी खंभे एक सीधी पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल पर लगाए गए हैं। प्रथम तथा 9वें खंभे के मध्य की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि कितने अंतराल हैं। जितने अंतराल होंगे उसमें हम 50 मीटर से भाग दे देंगे। तो 1 से लेकर के 9 तक के खंभे हैं, तो यहाँ पे 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8। गैप देखिए, इसमें एक गैप है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल गैप कितना है, अंतराल कितना है, 8 है। एक अंतराल का जो चौड़ाई है, लंबाई है 50 मीटर है, तो 8 में 50 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 400 मीटर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। देखिए, ऑप्शन अगर बी को आप ध्यान दें तो इसमें ये आकृति बन रही है, ये इसका छोटा रूप है और ये थोड़ा सा यहाँ पे लंबा है। मेरे हिसाब से ऑप्शन बी ही होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये यहाँ पे एक ऐसा फिगर भी बन रहा है जो कि अगर हम इसको यहाँ पे ला करके शिफ्ट करें तो इसके समान हो जाएगा, और चाहे तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं। ये यहाँ पे बन रहा है सेम समलंब चतुर्भुज जैसा। पर प्रॉब्लम यह है कि ऐसे प्रश्न में हमेशा लिखा रहता है कि रोटेशन जो है अलाउ नहीं है, मतलब जैसा फिगर में दिखाया गया है वैसे ही आपको ढूंढना है। तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अदरवाइज सी सबसे ज़्यादा सूटेबल हो सकता है इन केस, क्योंकि इसकी लंबाई जो है इसके अनुरूप है। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य में क्रय मूल्य से 40% की वृद्धि करता है तथा अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर उसे बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मान लीजिए सीपी जो है क्रय मूल्य है 100 रुपये, तो अंकित मूल्य कितना होगा, 40% अधिक होगा। एमपी यानी मार्केट प्राइस या फिक्स्ड प्राइस, अंकित मूल्य होगा मार्केट प्राइस इसका 140, और तथा अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और तब उसे बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या होगा, 140 का 20% छूट दिया है तो बेचा कितने में है, 80% में। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 14 8 112। तो देखिए, क्रय मूल्य कितना था 100, विक्रय मूल्य कितना है 12, इसका अंतर कितना है 12, तो हमारा 12% उसका लाभ हो जाएगा, ऑप्शन सी। 2 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन है, कुछ अध्यापक छात्र हैं, तो यहाँ पे अध्यापक और ये छात्र टीचर और स्टूडेंट हैं। सभी छात्र लड़कियां हैं, यानी सभी स्टूडेंट को हम क्या करते हैं, घेर के लड़की दे देते हैं। यहाँ पे सभी अध्यापक लड़कियां हैं, तो ये जो टीचर है यहाँ पे और ये यहाँ पे जो गर्ल्स हैं, इनके बीच का बस थोड़ा सा ही एरिया इंटरसेक्शन में है, तो यहाँ पे ये तो गलत हो जाएगा, सभी नहीं, कुछ अध्यापक लड़कियाँ होगा। कुछ लड़कियां अध्यापक हैं, तो कुछ लड़कियां अध्यापक हैं, तो हाँ बिल्कुल सही है ये। कुछ लड़कियां छात्र हैं, कुछ लड़कियां छात्र हैं, तो हाँ ये भी सही है। सभी विद्यार्थी अध्यापक हैं, सभी स्टूडेंट अध्यापक हैं, नहीं गलत है, कुछ विद्यार्थी अध्यापक हैं। तो 2 और 3 इसका आंसर होगा, केवल 2 और 3। निष्कर्ष 2 तथा 3 तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक कूट भाषा में लोयल को जोवाज लिखा जाता है, तो आप उसी भाषा में प्रोन को कैसे लिखेंगे। तो देखिए, लोयल को हम क्या लिखेंगे, LOYAL है, तो L होता है 12, O 15, Y 25, A1 L 12। इसको देखिए, जोवाज को J का होगा 10, O का होगा 15, W का होगा 23, A का 1, J का 10। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे -2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे -2। अब इसमें देखते हैं प्रोन में, P का 16, R का 18, O का 15, N का 14 और E का 5। तो हम क्या करेंगे, -2 0, -2 0, -2, 16 में से 2 जाएगा 14, 18, 13, 14 और 3, 14 होता है N का, 18 R का, M 13, N 14 और C 3, तो NRMNC, तो NRMNC ऑप्शन हो जाएगा 5वां का B। नेक्स्ट है, श्रेणी L3T F8, इसने में लुप्त पद जो है ये वाला हमें बताना है। तो देखिए, L12 3 T20 है,
हमें ये बताना है। और F6 8, P16 है, C3 12, N14 है। तो 12 यहाँ पे देखिए 6 में क्या घटा है, 3 घटा है, यानी 12 में 3 यहाँ पे घटना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 9। 9 किसका होता है, I का होता है, I9। उसके बाद देखिए 3, यहाँ पे देखिए 8, 8 4 12 हुआ है बीच में, तो 3 4 7 होना चाहिए, तो यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, उसके बाद चूँकि अगर 7 में अगर हम जो 8 का ये 4 डिफरेंस ले रहे हैं, तो 3 4 7, तो 7 और ये जो 8 आया है यहाँ पे, ये नहीं आना चाहिए था। इसका मतलब 4 का डिफरेंस नहीं होगा इसमें, तो इसको मिटा देते हैं। तो हमारा डिफरेंस क्या होना चाहिए, देखिए 3 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो ये होगा 5, और 5 में 3 जोड़ेंगे तो होगा 8, यानी 2 + 3 और इसमें जुटा है +4, यानी 2 3 4 हुआ है, तो ये 5 हो गया। 20 में 2 घटाएंगे तो होगा 18, 18 में 2 घटा है तो 16, और 16 में 2 घटा है तो 14। तो I5R हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये 1 नहीं है एक्चुअली में, ये I है, I5Q, I5R और I4R। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, 6 का डी। नेक्स्ट है, एक संख्या को 35 से भाग देने पर 18 शेषफल मिलता है। जब उसी संख्या को 7 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। देखिए इसका शॉर्टकट तरीका तो ये है कि जो ये संख्या है इसको इसमें पहले भाग दे के देखते हैं कि क्या बचता है। तो ये पूरा कट रहा है, इसका मतलब हम क्या करते हैं, सीधा 18 में 7 से भाग दे देंगे, शेषफल क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। अगर आपको ये तरीका नहीं याद रहता है तो संख्या मान लीजिए n है, तो n बराबर क्या होगा, 35 में भाग दिया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये हमने लिख दिया। जब हम 7 से भाग देंगे यानी n/7 करेंगे तो ये होगा 35k/7 प्लस 18/7, तो ये हो जाएगा 5k प्लस ये होगा 7 दूनी 14 प्लस 4/7, यानी शेषफल हमारा क्या बचा है यहाँ पे, 4। तो ऑप्शन हो जाएगा 4। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में एवं 65% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 30% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि कुल 900 छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए तो उत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या क्या है। देखिए पहले इस जो प्रश्न है इसका भाषा ही संदिग्ध है। कैसे, देखिए पता चल जाएगा। यहाँ पे दिया है गणित में, मान लेते हैं गणित का A है और विज्ञान वाला सिंबल A मान लेते हैं। तो NA कितना दिया है, 60% दिया है। उसके बाद NB कितना दिया है, 65% दिया है। 30% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, इसका मतलब 70% छात्र ऐसे होंगे जो या तो गणित में पास है, या तो विज्ञान में पास है, या फिर दोनों में पास है। आप समझ पा रहे हैं, 30% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है, दोनों में विषय में। इसका मतलब ये है कि 70% छात्र ऐसे होंगे जो या तो गणित में पास होंगे, या तो विज्ञान में पास होंगे, या फिर दोनों में ही पास हुए होंगे। यानी कि NA यूनियन B हमें दिया है कितना, 70%। मेन यही समझना था। और फॉर्मूला देखिए लगाइए, तो NA यूनियन B बराबर NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि गणित और विज्ञान दोनों में ही कितने छात्र पास हुए हैं। चूँकि प्रश्न कह रहा है कि उत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या क्या है, प्रश्न ये नहीं कह रहा है कि केवल वे जो दोनों में पास है उसकी संख्या क्या है। अगर वो पूछता तो हम ये फॉर्मूला लगा के निकालते। चूँकि ये पूछ रहा है कि उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है जो पास हुए हैं, मतलब उनकी संख्या बताना है। तो पास हुए छात्रों की संख्या क्या है, 70% है। टोटल छात्र कितने हैं, 900 हैं, तो 900 का 70 निकाल देंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, 630 हो जाना चाहिए। इसकी और इसकी हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन क्वेश्चन ये अधूरा है, या फिर टाइप करते समय उन्होंने कोई गलती किया है। अगर यहाँ पे लिखता कि केवल दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या क्या है, तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। और यहाँ पे देखिए इसका मान है 70, ये है 60, ये है 65, और ये मान लेते हैं x है, इसका मान x है। तो ये कितना हो जाएगा, 70 बराबर 125 माइनस x, तो x बराबर हमें मिलेगा 55%। तो 900 का 55% कितना हो जाएगा, 900 गुने 55/100, 0 से 0 कैंसिल, 9 5 45, 9 5 45 49 495, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। इसका मतलब ये है कि वो ये पूछना चाह रहे हैं कि
900 छात्र में कुल कितने ऐसे छात्र हैं जो दोनों ही विषयों में पास हुए हैं। ए इंटरसेक्शन भी क्या दिखाता है, दोनों विषयों में पास जो हुए हैं। ये यहाँ पे ये बात का जिक्र नहीं किया गया, या तो ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा या फिर इसका सबको नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, विकल्पों में से भिन्न आकृति का हमें चयन करना है। यहाँ पे देखिए इसके पास और इसके पास भी दो दो तीर के निशान हैं। बी के पास भी है, हालांकि ये अलग है, सटा हुआ नहीं है, लेकिन ए के पास नहीं है। तो हम तकनीकी रूप से ए को हम भिन्न आकृति मान सकते हैं, लेकिन वास्तव में इस एरो को ऐसे होना चाहिए था। अगर ऐसे होता तो हम कहते कि सब दोनों में दो दो एरो हैं और दोनों ही विपरीत दिशा में हैं, तो ए में सिर्फ एक ही है, इसलिए ए भिन्न आकृति है। लेकिन चूंकि ऐसा है नहीं, ये तो बिल्कुल ही अलग है, और ऊपर से ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, और ये दोनों वर्ग हैं, तो ज़्यादा संभावना है ऑप्शन ए की। तो मेरे ख्याल से यही होगा। आप इसका कमेंट में आंसर कर सकते हैं कि आपने क्या लॉजिक दिया था आंसर देते समय। एक गांव में आबादी का 5/9 भाग पुरुष है। यदि पुरुषों में 30% विवाहित हैं तो कुल आबादी में अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या है। देखिए यहाँ पे जो फ्रैक्शन दिया है 5/9, यानी कि मान लेते हैं जो गांव की आबादी है वो होगी, इसके जो हर में दिया है 9x मान लेते हैं, ठीक है। अब इस 9x में 5x क्या होगा, पुरुष होगा, और बाकी का जो 4x होगी वो क्या होगी, महिला होगी। पुरुषों में 30% विवाहित है, यानी कि 50 का 30% कितना होगा, 1.5x। ये क्या है, मैरिड है, और बाकी जो बचेगा 3.5x ये अनमैरिड है, इनका विवाह नहीं हुआ है। हमें पूछ रहा है कुल आबादी में अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या है। तो अब इसमें जो हमें मेन समझना ये है कि ये 1.5x कितने हैं, मर्द हैं, तो इतनी ही महिलाओं से ये शादी किए होंगे, यानी एक पुरुष ने एक महिला से शादी किया होगा। टोटल महिलाएं कितनी हैं, 4x हैं, इसमें से 1.5x को हमने शादी करा दिया मर्दों के साथ, तो ये मैरिड हैं। और ये जो अनमैरिड है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4x में से 1.5x घटा देंगे तो 2.5x ऐसी महिलाएं हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है। और हमें निकालना क्या है, अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत कुल आबादी के सापेक्ष में, यानी कि 2.5x बटे में टोटल आबादी कितना है, 9x है, तो 9x इंटू 100, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 250 बटे में 9, तो ये होगा 9 दूनी 18, बचेगा इसमें 7, 0 9 7 63 7, तो 27.7/9% हमारा आंसर हो जाएगा 10 का ए। कुछ मित्रों ने पिकनिक पर जाने का निर्णय लिया तथा इस पर 768 खर्च करना निश्चित किया। इनमें से 4 मित्रों के न आने के कारण जिन मित्रों ने भाग लिया प्रत्येक मित्र को 16 रुपये अतिरिक्त वहन करना पड़ा। तो कुल कितने मित्रों ने पिकनिक में भाग लिया था। तो मान लेते हैं कुल मित्रों की संख्या क्या है, x है, तो प्रत्येक मित्र कितना खर्च करेगा, कुल खर्च हो रहा है 768, तो 768 में 1 से डिवाइड कर देंगे। अब कह रहा है कि इसमें से 4 मित्र पिकनिक पर नहीं आते हैं, तो अब प्रत्येक मित्र को कितना खर्च करना पड़ेगा। प्रत्येक मित्र का जो खर्च है, खर्च तो टोटल 768 ही हुआ है और व्यक्तियों की संख्या हो गई है x-4। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि यदि 4 मित्र नहीं आते हैं तो जिन मित्रों ने भाग लिया है प्रत्येक मित्र को 16 रुपये अतिरिक्त वहन करना पड़ा है। इसका मतलब ये है कि 768 बटे में x-4, जो कि ये 4 मित्र नहीं आने के कारण जो खर्च है वो पहले जो आ रहे थे उसके वजह से उसमें 16 रुपये की वृद्धि हो गई है। अब क्या करेंगे हम यहाँ से 768 बाई x-4 माइनस 768 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 16, 16 चौके 64, 16 8 128, ये हो जाएगा हमारा 1/x-4 माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/48। इसको लिख सकते हैं x-x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x इंटू x-4 इज इक्वल टू 1/48। ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास x इंटू x-4 बराबर 48 गुने 4। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। x² माइनस 4x माइनस 48 दूनी ये होगा 96 गुने 2, 6 दूनी 12 2 हासिल 1, 9 दूनी 18 19, 192 बराबर 0। यहाँ से हम x निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac, 4 दूनी 8 19 चौक 76 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 4 प्लस माइनस 814 के 4 हासिल 1 6 1 7 और ये
8 और 14 के 4, 6 1 7 1, 8 हो जाएगा 784 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस। तो 784 का होता है 28/2, तो ये 28 4 32/2 इज इक्वल टू 16, यानी एक्स का मान हमें मिल गया 16। हमें निकालना क्या है, कुल कितने मित्रों ने पिकनिक में भाग लिया था, तो 4 मित्र चले गए थे, तो 16 - 4 इज इक्वल टू 12 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं, तो इस तरीके के प्रश्न के लिए देखिए पहले सबसे हम क्या करते हैं, एक छोटा यूनिट ढूंढते हैं। इस तरीके का यूनिट, इसमें कितना वर्ग है टोटल, 1 2 3 4, और ये एक बड़े वाले का 5, यानी कि एक यूनिट में हमारे पास 5 वर्ग मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का कितना यूनिट है ये देखते हैं। एक तो ये बड़ा वाला खुद हो गया एक, ये इसको लेंगे 2, इसको लेंगे 3, ये 4 और ये 5। उसके बाद इस छोटे वाले को देखिए 6 और ये एक 7, यानी कि 7 हमारे पास ऐसे यूनिट है, तो 7 गुने 5 कितना हो गया, 35 वर्ग हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे हमने जो जो छोड़ा है उसको भी काउंट करना है, तो इसको मिटा देते हैं पहले। ये एक वर्ग हमसे छूटा हुआ है, ये बड़ा वाला देखिए, ये हो गया 35 1 36, फिर इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 1 37, फिर ये एक जोड़ेंगे इसको तो ये हो जाएगा 38। उसके बाद ये वाला एक वर्ग इधर से 39, और ये एक वाला इधर से देखेंगे तो 40, तो टोटल हमारे पास कितने वर्ग हैं, टोटल 40 वर्ग है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 18 और 24 से भाग देने पर प्रत्येक बार 5 शेषफल प्राप्त होता है। तो इस तरीके के प्रश्न में हम क्या करते हैं, 12, 18 और 24 का एलसीएम ले लेते हैं, और उसमें हम क्या करेंगे, हर बार शेषफल 5 आ रहा है तो 5 को जोड़ देंगे। तो 12, 18 और 24 का एलसीएम जो होता है वो होगा 72, 72 में हम 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 77, तो हमारी संख्या हो जाएगी सबसे छोटी संख्या सी 77। नेक्स्ट है, एक मिश्र धातु जस्ता, तांबा और सीसा से 3, 5, 4 के अनुपात में बनाई गई है। यदि तांबे का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है तो मिश्र धातु का कुल द्रव्यमान और जस्ता का द्रव्यमान क्या है। देखिए हमें दिया है जस्ता, तांबा और सीसा 3:5:4 के अनुपात में बनाया गया है, और कह रहा है कि तांबे का अनुपात 20 किलोग्राम है, यानी कि 5 बराबर है 20 के, तो ये कितना गुना है, 4 गुना है, तो ये हो जाएगा गुणे 4 यानी कि 12, और ये हो जाएगा गुणे 4 यानी कि 16। तो हमारे पास मिश्र धातु का कुल द्रव्यमान और जस्ता का द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान क्या होगा, 5 4 9 3 12, 12 में 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 48। तो 48 केजी कुल धातु है, कुल मिश्र धातु है, और जस्ता का द्रव्यमान जो है 12 केजी है, तो 48 एंड 12 ऑप्शन हो जाएगा 14 का ए। नेक्स्ट है, यदि जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आसमान, आसमान को लाल, लाल को कुआं, कुआं को तालाब कहा जाए तो मानव के खून का रंग क्या होगा। तो देखिए मानव का खून, खून का रंग कैसा होता है, लाल होता है, और लाल यहाँ पे किसको कहा गया है, लाल को कुआं कहा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कुआं हो जाएगा ऑप्शन ए। अब ये नहीं सोचना है कि कुआं को तालाब कहा गया है तो इसके आगे चला जाए, ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ आंसर इसका जस्ट लाल को क्या कहा गया है हमें ये देखना है, ये तो कुआं को कहा गया है ना कि लाल को कहा गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, यदि 12,000 की एक राशि को 2 वर्षों के लिए एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, यदि इसे 2% अधिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता तो 504 अधिक प्राप्त होते, तो मूल ब्याज दर क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा, तो देखिए मान लेते हैं हमारा जो ब्याज दर है वो है R%, ठीक है। तो पहले केस में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, मूलधन 1 + R/100 के स्क्वायर माइनस 1 हमारा ये ब्याज हो गया। दूसरे केस में ब्याज अब कितना हो गया है, R + 2% हो गया है, ये बोल रहा है। तो नया हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो होगा P × 1 + R + 2/100 का स्क्वायर माइनस 1। अब कह रहा है कि जब इसमें से इसको घटाएंगे तो हमें मिल रहा है 504, तो 504 बराबर P × 1 + R + 2/100 का स्क्वायर माइनस P, मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया है, और इसको हम घटाएंगे तो ये होगा माइनस P1 + R/100 का स्क्वायर प्लस P, तो ये P से ये P कैंसिल हो जाएगा,
p कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर प्लस 2/100 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर। अब इसको देखेंगे तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा। p इसको लिखिए a प्लस लिख लेते हैं पहले a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, अब देखिए ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास होगा 2 प्लस 2r प्लस 2/100 और ये हो जाएगा, इस r से ये r कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2/100। हमारे पास यहाँ पे कितना था 504 और 504 बराबर क्या हो जाएगा, p का मान दिया है हमें 12,000, तो ये इसमें से क्या करेंगे हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 बाहर आएगा, तो ये 1 प्लस r प्लस 1/100 इंटू 2/100 होगा। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर इसको घटाना है तो ये 4 3 12, 4 एकम 4, 1 0, 4 दूनी 8, 2 और 4 4 छके 24, फिर 3 से घटाएंगे 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 42 बार में जाएगा। फिर इस 2 को घटाएंगे तो ये 21 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास देखिए क्या बचा है, यहाँ पे 2 बचा है और ये 100 है, तो 21 बराबर इसको लिखेंगे 2 इंटू 100 प्लस r प्लस 1 डिवाइड बाई 100, तो ये हो गया 50। तो हमारे पास क्या आएगा 101 प्लस r बराबर 21 गुने 50 यानी कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105। यहाँ पे ध्यान देना है जो एक जीरो बचा हुआ है, इस जीरो को मैंने इस जीरो वाले से हटा दिया है, तो सिर्फ 5 बचा है, तो 21 5 105, तो r बराबर कितना होगा 105 माइनस 101 यानी कि 4% हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात 1/√3/2 है तो उसके संगत कोणों का अनुपात क्या होगा। तो अब देखिए अगर इसे आप मानते हैं ये बी सी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर यानी कि ये होगा 4, और सी का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर बराबर 4, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है। इसका मतलब दिया गया त्रिभुज क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, 1√3/2। तो ये वाला अगर 90 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और ये होगा 60। ये कैसे हुआ, आप चाहें तो त्रिभुज एक बना लें, ये वाला √2 है, ये √3 है और ये 1 है। तो आप tan थीटा अगर लगाएंगे, tan थीटा बराबर √3/1, तो थीटा बराबर क्या होगा 60 डिग्री होगा, यानी ये 60 हो गया, ये 30 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। तो कोणों का अनुपात हमें निकालना था 3 60 90, तो 1/2/3 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 17 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हुआ क्या है, ये ऊपर वाले 7 का स्क्वायर करके 5 का स्क्वायर इसमें घटाएंगे तो 7 7 49, 50 25, हमें क्या मिला है बीच का ये 24 मिल गया। उसी तरह 3 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर घटाएंगे तो 9 - 4 = 5, ये 5 हमें मिल गया है। तो 9 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर यानी 81 - 16, तो 11 में से 6 गया 5, 7 में से गया 6 65, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 65 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक बल्लेबाज का 16 पारियों के बाद एक निश्चित औसत है, 17वीं पारी में वो 85 रन बनाता है जिससे उसका औसत 3 बढ़ जाता है, तो उसका नया औसत क्या है। मान लेते हैं उसका जो पुराना औसत है, पुराना औसत क्या है x मान लेते हैं, बेसिक तरीके से बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 16 पारियों में एक निश्चित औसत उसका x था, यानी टोटल उसका कितना रन हुआ 16x। अब हुआ क्या है कि उसने 17वीं पारी में 85 रन बना दिए हैं, तो 16x + 85 और इसका अनुपात लेंगे 17, तो उसका जो औसत है 3 रन बढ़ गया। औसत कितना था x था, इसमें बढ़ गया है 3, तो ये हो जाएगा 16x + 85 बराबर 17
एक्स प्लस 3। यहाँ से सॉल्व करते हैं 16x प्लस 85 बराबर 17x प्लस 51। तो x बराबर क्या होगा 85 माइनस 51, ये होगा 34। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चूँकि पूछ रहा है उसका नया औसत क्या है, सॉरी, तो नया औसत हमें 34 प्लस 3 यानी कि 37 होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, यदि एक वस्तु की कीमत में 25% की कमी की जाती है और इसकी दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि होती है तो दैनिक बिक्री पर परिणामी प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। तो देखिए 25% की कमी हुई है, इसका मतलब 25% को हम क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। यानी कि पहले उसका मूल्य कितना था, प्राइस कितना था, 4 रुपये था, घट के हो गया है कितना 3, 1 घटा है इसमें। उसके बाद 30% की वृद्धि होती है उसकी बिक्री में, तो 30% का मतलब क्या है 3/10, यानी कि जो उसका सेल है 10 था पहले, अब बढ़ के हो गया है 13। तो देखिए वस्तु की कीमत इंटू उसका एक बिक्री कीमत जो है उसको गुणा करेंगे तो आपका उसका लागत, परिणामी लागत मिलता है, बिक्री मिलता है। तो ये कितना होगा 10 × 4 40 और ये कितना होगा 39। तो कमी कितना हुआ है 1% का कमी हुआ है, 1 यूनिट का बटे में 40 गुने 100, 20 दूनी 40, 20 पचे 100, तो 5/2 को लिखेंगे, 4.2% की कमी हुई है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 20 का डी। नेक्स्ट है, पूजा अपने घर से 200 मीटर उत्तर दिशा में चलती है, फिर 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलती है। सबसे पहले अब क्या करें, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। उत्तर दिशा में जा रही है 200 मीटर, ठीक है, यहाँ पे आई। उसके बाद 45 डिग्री दाईं मुड़ी है। दाईं मुड़ने का मतलब है कि इस साइड मुड़ी होगी, ये मान लीजिए हमारा पॉइंट हो गया। 45 डिग्री दाईं मुड़ी है का मतलब है वो इस साइड मुड़ गई है। पहले किधर देख रही थी, इधर देख रही थी, इधर 45 डिग्री मुड़ गई है और कितना चली है 70 मीटर चली है, अब पहुंच गई यहाँ पे। इसके बाद वो 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ती है। तो यहाँ पे आने के बाद 90 डिग्री दाईं ओर कैसे मुड़ेगी, 90 डिग्री दाईं ओर इसका ये हो जाएगा और 70 मीटर चलती है। उसके वर्तमान स्थान और उसके घर के बीच की लगभग सबसे छोटी दूरी क्या होगी, हमें ये और इसके बीच का डिस्टेंस पूछा है। तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले ये चाहिए हमें और ये चाहिए। ये वाला तो दिया है हमें 200 मीटर, ये नहीं पता है। इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए इस वाले लाइन को मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इस ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, इनके बीच का कितना डिग्री एंगल था 90 डिग्री। ये 90 डिग्री दाईं मुड़ी थी, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये इसका कर्ण हो जाएगा। तो 70 ये है और 70 ये है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 70√2, यानी कि ये हमारा मिल गया 70√2। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, हमें इस स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 200 का स्क्वायर प्लस 70√2 का स्क्वायर, लगभग पूछा है तो लगभग ही मान निकलेगा, इसका पूरा शायद ना निकले। तो ये हो जाएगा 200 का स्क्वायर यानी कि 4 पर 4 जीरो प्लस ये 49 गुने 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 पर 4 जीरो और 49 दूनी 98 पर 2 जीरो, तो 0 0 8 9 4, तो ये आ रहा है 49,800। अब देखिए ये 2 जीरो जब बाहर से जो 498 में ये 2 जीरो है, ये बाहर आएगा तो एक 10 हो जाएगा। तो हमारे पास होगा 498 × 10। तो हमें इसका मान निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका ये आप पता ही होगा, 2 दूनी के 4, ये 4 हो गया, ये 4 ये कैंसिल, 98, 42 दूनी 84, तो ये हो जाएगा 4 8 8 में से 4 गया 4 14 और 2 2 4, ये 44 हो गया। अब कितनी बार में जाएगा, इस यहाँ पे 2 जीरो आएगा, यहाँ पे मान लेते हैं कितना है 3, यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा 3 के 9, 4 3 12, 4 3 12 13, 13 से 29, यानी कि लगभग 22.3 आएगा। 22.3 गुने 10, तो ये हो गया हमारा 223 मीटर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक कक्षा में 3 विषय अंग्रेजी, विज्ञान और गणित पढ़ाए जाते हैं। ज्ञातव्य है कि 25% छात्र गणित, 60% छात्र अंग्रेजी और 45 छात्र विज्ञान पसंद करते हैं। प्रत्येक छात्र केवल एक विषय पसंद करता है, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ जो मेन कैच है ये है कि प्रत्येक छात्र केवल एक विषय पसंद करता है, तो ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए 25% छात्र ने मैथ लिया है,
60% छात्र ने अंग्रेजी लिया है, तो टोटल कितना हो गया 85%। तो 15% छात्र बचे 100 में से। ये 15% छात्र ने क्या लिया है, विज्ञान लिया है यहाँ पे, और ये इनकी संख्या कितनी है 45 है। तो 1% कितना के बराबर होगा 3 के, तो 100% कितना के बराबर होगा 300 के। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी हो गई 300। नेक्स्ट है, उस विकल्प को चुनिए जिसमें दी गई आकृति अन्यों से भिन्न है। तो स्पष्ट रूप से ऑप्शन डी होगा, क्योंकि देखिए बाकी सब में ये और ये बटा हुआ नहीं है, इसमें बट गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, 50 विद्यार्थियों के एक समूह में औसत अंक 70 है। यदि 30 लड़कों का औसत अंक 75 और 20 लड़कियों का औसत अंक हमें निकालना है। तो 50 विद्यार्थियों का औसत अंक 70 दिया है, तो कुल औसत अंक कितना हो जाएगा 70 गुने 50 यानी कि 3500। 30 लड़कों का औसत अंक दिया है 75, तो कुल लड़कों का कितना हो जाएगा 75 गुने 30, 5 3 15, 17 21 2250। हमें निकालना है 20 लड़कियों का, तो मान लेते हैं 20 लड़कियों का x है, तो कुल लड़कियों का कितना हो जाएगा 20x। तो 20x प्लस 2250 बराबर 3500 होना चाहिए। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर 350 माइनस 225, तो ये हो जाएगा 125। तो x बराबर 6 दूनी 12, 62.5 हमारा औसत हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, एक भिन्न इस प्रकार है कि यदि अंश के 2 गुने तथा हर के 3 गुने को क्रमशः 10% एवं 30% माइनस 30% बदल दिया जाए तो हमें भिन्न 16/21 का 11% प्राप्त होता है। तो मान लेते हैं कि भिन्न हमारा जो है x/y है। अब कह रहा है कि अंश को 2 गुना कर दिया हमने, 2x कर दिया, बटे हर को 3 गुना कर दिया। ये करने के बाद हमने 10% का चेंज किया है, यानी कि 2x अब 110/100 हो गया है, 10% वृद्धि किया है प्लस का मतलब, और माइनस 30% का मतलब है कि 3y को हमने घटा करके 70% कर दिया है। तो ये किसके बराबर हो गया है, ये 16/21 का 11% यानी 11/100 हो गया है। तो जो कटेगा कटा देते हैं, 100 से 100 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, इस 11 से ये 11 कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए 3 और 7 21, तो ये 21 कैंसिल हो जाएगा। फिर 2 8 16, फिर 4 दूनी 8, 25 चौके 100, यानी कि x/y हमें क्या मिला है 2/25 मिला है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यदि n का मान इतना है तो n कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, पहले 3 का पावर 10 जो है कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 3 का पावर 1, यहाँ पे बचेगा 3 का पावर 2, और ये बचेगा 3 का पावर 3। अब 3 का पावर 10 ऐसे ही रखे रहते हैं, और ये हो जाएगा 1 + 3 + 9 + 27, तो 27 9 36, 36 3 39, 1 40, तो 3 का पावर 10 इंटू 40 लिख सकते हैं। 40 को हम क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 5 गुने 3 का पावर 10, 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर क्यूब इंटू 5 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 10। तो जब भी धनात्मक गुणनखंड निकालने हो तो क्या करते हैं, जो पावर है उसमें 1 जोड़ के गुणा कर देते हैं। तो 3 + 1 गुने 1 + 1 गुने 10 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 4 गुने 2 गुने 11, यानी कि टोटल 88 गुणनखंड होंगे। 26 का डी। 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और यह उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 250 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करती है। तो पहली ट्रेन को दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करने में कितना समय लगेगा। देखिए डिस्टेंस हमें कितना तय करना होगा पहली ट्रेन को, एक तो उसकी अपनी लंबाई को और दूसरा दूसरी ट्रेन की लंबाई को, यानी कि टोटल 450 मीटर उसको तय करना होगा। फिर वेग दोनों एक ही दिशा में है, तो क्या करते हैं 90 - 60 उसका डिफरेंस यानी कि अंतर ले लेते हैं, तो ये होगा 30 किलोमीटर/आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 हो जाएगा। 6 × 5 = 30, 6 × 18, तो ये हो गया 25/3। हमें समय निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस और उनका चाल 25/3, 50 25, 5 9 45, 18 5 90, तो 18 दिया कितना हो जाएगा 54 सेकेंड, हमारा आंसर हो जाएगा 27 का सी। नेक्स्ट है, हमें इसका
के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा हमें ये बताना है। तो देखिए, जब भी प्राकृतिक संख्याओं का क्यूब का हमें योगफल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो n का मान यहाँ पे कितना है, 9 है। यहाँ पे देखिए ये 9 संख्याएं हैं, तो 9 इंटू 9 प्लस 1 यानी 10/2 का होल स्क्वायर। तो 2 5 10, तो 9 5 कितना हो जाएगा 45। 45 का स्क्वायर होता है 2025। इसका इकाई अंक कितना होगा 5। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग दिया है, फादर प्लस सन 75 दिया है। 15 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी थी, यानी f माइनस 15 पिता की आयु s माइनस 15 पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। तो 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो यहाँ से क्या करेंगे, हमें f बराबर हम निकाल लेंगे 75 माइनस s, और इस f को यहाँ पे रख देंगे। तो ये हो जाएगा 75 माइनस s माइनस 15 बराबर 8s, 15 8 120। तो ये हो जाएगा 75 में से 15 जाएगा तो 60, s को इधर लाएंगे तो 9s माइनस 120, तो 9s बराबर 180। तो s बराबर हो जाएगा 20, यानी पुत्र की आयु क्या है 20 है। 7 वर्ष बाद कितना होगा 27 हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 10,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। तो जब भी 2 वर्षों के लिए अंतर निकालने के लिए कहें तो उसका जो फॉर्मूला होता है p इंटू r/100 का स्क्वायर होता है। तो p कितना दिया है, मूलधन है 10,000 गुने r दिया है 10% बटे में 100 का स्क्वायर। तो 0 से 0 कैंसिल, 10,000 गुने 1/100 हो जाएगा स्क्वायर करने पर, 2 0 से 2 की 0 कैंसिल, तो ये हो गया हमारा 100। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक व्यापारी एक कमीज का मूल्य 2,000 रखता है और खरीदार को 10% की छूट देता है। छूट के बावजूद उसे 20% का लाभ होता है, तो कमीज का क्रय मूल्य क्या है। सीधा आप कमीज के मूल्य से ही शुरू कीजिए। 2,000 है, खरीदार ने इस पर 10% की छूट दी, यानी कितने में बेचा, इसे 90% में बेचा है, और इसको कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ से हम पहले क्या निकालते हैं, सेलिंग प्राइस। ये हमारा जो दिया है ध्यान रखना है, ये मार्क प्राइस है, यानी अंकित मूल्य है, क्रय मूल्य हमें पूछा है। तो 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 9 दूनी 1800, यानी बेचा कितने में है 1800 में है, और उसको लाभ हो रहा है 20% का। यानी कि मान लेते हैं क्रय मूल्य यदि x है तो x के 120% पर बेचेगा तो उसको मिलेगा कितना 1800 रुपये। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 6 3 18, 300, और इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 150। तो x बराबर हो गया 1500, यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि प्लस का अर्थ गुणा, तो 15 प्लस का अर्थ गुणा कर देते हैं 8, गुणे का अर्थ माइनस है तो -4, माइनस का अर्थ भागा है तो भागा 2, और भागा का अर्थ क्या है प्लस है तो +10। तो 15 8 120, 4 में 2 से भाग देंगे 2 + 10, तो 130 में 2 हटाएंगे तो 128 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया है, मिल्क एंड वाटर का अनुपात है 4:3। 10 लीटर पानी मिलाने के बाद अनुपात 4:5 हो जाता है। इसमें हमने क्या किया, +10 लीटर ऐड कर दिया इन दोनों में, तो अब अनुपात कितना हो गया है 4:5 हो गया है। अब देखिए, दूध की आरंभिक मात्रा में पूछा है, तो जब भी हम किसी भी दूध और पानी का जो मिश्रण है उसमें हम 10 लीटर पानी मिलाए हैं, तो दूध का जो अनुपात है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये दूध जो है 4 का 4 ही है, और ये पानी 3 से 5 हो गया है, यानी कि 2 यूनिट का अंतर आया है, और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये 10 के बराबर होना चाहिए। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा 5 के। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं दूध का प्रारंभिक मात्रा, ये हो जाएगा 5 चौके 20, और ये 50 25। हमें दूध की प्रारंभिक मात्रा निकालनी थी, तो दूध में तो कुछ जोड़ा गया है नहीं, तो जो 20 पहले था वो 20 बाद में भी होगा, तो 20 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा 33 का ए। नेक्स्ट है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2.5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो इसी ब्याज दर पर वह कितने वर्षों में अपनी मूल राशि का 8 गुनी हो जाएगी। देखिए, जो फॉर्मूला होता है मिश्र धन बराबर
मूलधन गुने 1 प्लस दर बटे 100 का पावर n क्या है, समय है। तो यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि जो मिश्रधन है वो दुगुना हो गया है 2.5 वर्षों में। तो इसको लिखेंगे 2p बराबर p इंटू 1 प्लस r बाई 100 का पावर 2.5। ये p से p कैंसिल हो जाएगा। प्रश्न में कह रहा है कि इसी ब्याज दर पर वो कितने वर्षों में अपनी मूल राशि का 8 गुना हो जाएगा। तो ऐसा हम इसमें क्या करेंगे कि ये 2 जो है 8 हो जाए। तो 2 का अगर क्यूब करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो पूरे में क्या करते हैं, क्यूब कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 8p, नहीं भी कटाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 8p बराबर p 1 प्लस r बाई, ये p को पहले हटा लेते हैं ताकि 8 बराबर 1 प्लस r बाई 100, ये 2.5 इंटू क्या हो जाएगा 3। तो ये इसको गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 7.5, यानी 7.5 वर्ष बाद जो है वो 8 गुना हो जाएगा अपनी मूल राशि का। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्न में लुप्त आकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए इन दोनों का आपस में, ये गोल वाला अब आसपास है और ये दोनों आपस में दूर है। उसी तरह ये इस यहाँ पे जो स्क्वायर वाला आसपास होंगे और गोल वाला क्या होगा, दूर होगा। तो ऊपर वाला तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, या तो ये होगा, क्योंकि यहाँ पे ये गोल वाला नहीं, हमें स्क्वायर चाहिए था। ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। अब इसमें देखना है ये ट्रायंगल कैसे बना है। तो ट्रायंगल बना है इस हिसाब से, ऐसे बना है, बीच से पाई आ रही है, ये बीच से नहीं आ रहा है, ये बीच से आनी चाहिए ऐसे, सॉरी ये ऐसे है तो यहाँ पे ऐसे बनेगा। ये ध्यान देना है हमें, इसके बीच में ये ऐसे आना चाहिए। तो ये बिल्कुल भी ऐसे ही होगा हमारा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, यदि दो प्राकृतिक संख्याएं a और b इस प्रकार हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 17 है और a b से बड़ा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का एक संभव मान क्या होगा। ऐसा करते हैं इसको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जो 17 दिया है, यहाँ पे ये ध्यान देना है कि दोनों प्राकृतिक संख्या है, यानी a और b भिन्न में नहीं आएंगे या दशमलव में नहीं आएगा। तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर 1 इंटू 17 लिख सकते हैं। यहाँ से चाहें तो a माइनस बी 1 और a प्लस बी 17 ले सकते हैं। और जब इन दोनों को हल करेंगे तो हमें मिलेगा a का मान 9 और b का 8। और प्रश्न में भी कहा है कि a बड़ा है b से, यानी कि 9 बड़ा है 8 से। तो ये हमें मिल गया 9, b मिल गया 8। अब इसका मान इसमें रख देते हैं, 9 81, 8 8 64 और 9 8 72 घटा देना है। तो 4 1 5, 8 6 14 में से 72 घटा देंगे, 5 में से 2 गया 3, 73, यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, 57, 84, 148, 273, उसके बाद क्या आने वाला है। तो देखिए 57, 84 में से 57 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 27। 148 में 84 घटाएंगे तो ये होगा 64। 273 में 148 घटाएंगे तो ये होगा 125, यानी कि ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, यानी यहाँ पे 6 का क्यूब, यानी कि ये 216 होना चाहिए डिफरेंस। तो ये जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 3 9, 7 1 8, 2 2 4, 489 हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, नीचे दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब विकल्पों में से कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे अगर दर्पण रखते हैं हम ऐसे, तो यहाँ पे वर्ग बनेगा, तो पास वाली चीज़ पहले यहाँ पे होगी, ये यहाँ पे होगी, और क्वेश्चन मार्क ऐसे होगा, और ये ट्रायंगल और ये एक्स। अब ये इसके जैसा कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन होना चाहिए ए। हालांकि ये जो दिया है बीच में ये गलत है, तो चाहे तो इस क्वेश्चन को चैलेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको पलटा ही नहीं है। देखिए बाकी चीज़ें तो हैं, बाकी चीज़ यहाँ पे सर्किल होना चाहिए था, तो यहाँ पे तो नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, तीनों में से होना यही चाहिए। लेकिन ये चूँकि सेम का सेम रख दिया है, दर्पण प्रतिबिंब बदलना चाहिए इसको ऐसे। नेक्स्ट है, एक ठोस एक अर्धगोले पर रखे शंकु के आकार का है। एक ठोस है जो कि एक अर्धगोले पर, ये अर्धगोला है, और इस पर रखे एक शंकु के आकार का है, ठीक है। प्रत्येक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, यानी कि दोनों की त्रिज्या, गोले की भी और शंकु की भी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। और ठोस की कुल ऊंचाई दिया है हमें 14 सेंटीमीटर, ये दिया है 14 सेंटीमीटर। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए त्रिज्या दिया है 6, तो ये वाला जो होगा ये हिस्सा भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा।
और ये बचा कितना, ये ऊपर वाला ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ताकि टोटल मिलके 14 हो सके। अब ठोस का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का और शंकु का निकालना है। तो शंकु का पहले क्या करना होगा, त्रियक ऊंचाई निकालना होगा। तो ये होगा 8 का स्क्वायर प्लस ये क्या है, ये 6 है, तो 6 का स्क्वायर ये हो जाएगा 10। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, यानी पाई को पाई ही रखते हैं क्योंकि ऑप्शन में पाई रखा है। 6 × 10 यानी कि 60 पाई शंकु का हो गया। और अर्धगोले का कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर 6 का स्क्वायर है, तो 36 दूनी 72 पाई। तो 60 में 72 पाई जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 7 6 13 132 पाई। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यदि प्लस गुणा को दर्शाता है, लेस देन भाग को, भाग घटाव को, माइनस जोड़ को और गुणा से बड़ा को दर्शाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। तो इस तरीके के प्रश्न में हमें 1 बाय 1 चेक करना होता है और कोई तरीका नहीं है। तो ये 20 को 20, लेस देन किसको दिखाता है, भाग को, तो भाग 2, प्लस दिखाता है गुणे को तो 10, भागा दिखाता है घटाव को तो 4, और घटाव जो है माइनस दिखाता है जोड़ को तो 6, और गुणा दिखाता है किसको, ग्रेटर देन 100 को। तो देखिए 20 में 2 से भाग दिया तो कितना होगा, 10, 10 दूनी 10 गुणे 10 100, 100 में से 4 घटेगा तो कितना होगा 96, और 96 में 6 जोड़ेंगे तो होगा 102, 102 100 से बड़ा है, तो बिल्कुल 102 100 से बड़ा है, तो हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बाकी चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि 120 सेबों को 3:5 के अनुपात में 2 बक्सों में विभाजित किया जाता है तो दोनों बक्सों में सेबों की संख्या क्या होगी। तो देखिए 3:5 में विभाजित किया गया, टोटल कितना होगा 7, 7 किसके बराबर होगा 120 के, सॉरी 8, 3 5 8 होता है, तो ये हो जाएगा 1 यूनिट 15 के बराबर, तो ये हो गया 45 और ये हो गया 15 5 75। तो दोनों बक्सों में सेबों की संख्या 45 और 75 हो जाएगी, सी। नेक्स्ट है, यदि a + b 13 है, a³ + b³ 559 है, तो a² + b² का मान हमें निकालना है। तो देखिए a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a + b × a² + b² - ab। ये दिया है 559 के बराबर, a + b का मान दिया है 13, तो 13 गुने a² + b² - ab बराबर 559, 13 चौके 52, बचेगा 3, 13 3 39, यानी a² + b² - ab बराबर हमें मिल गया 43। अब हमें ab का मान निकालना होगा, तब a² + b² का मान हम निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए करेंगे क्या कि इस a + b का होल स्क्वायर कर देंगे, तो a² + b² + 2ab बराबर कितना हो जाएगा 13 13 169, और इसको घटा देंगे इसमें से, a² + b² - ab बराबर दिया है 43। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं, हम चाहें तो 2 से गुणा कर देते हैं इसमें, तो ये इसमें अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2a² + b² - 2ab बराबर 43 दूनी 86, और a² + b² + 2ab बराबर हमें 169 यहाँ से मिला हुआ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा जोड़ने पर, ये हो जाएगा 3a² + b² बराबर 9 6 15, 18 6 24 1 25, 3 से भाग देंगे तो 3 8 24 1 3 5 15, यानी कि 85 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे एक कथन दिया गया है जिसके बाद 2 पूर्वानुमान दिए गए हैं। कथन है, सैद्धांतिक शिक्षा से आर्थिक प्रगति नहीं होती और इससे देश में आत्मविश्वास तथा धन की निरंतर हानि होती है। तो जो कथन दिया गया है उसे हमेशा सत्य मान लेते हैं, क्योंकि प्रश्न के हिसाब से हमें पूर्वानुमान पे सोचना है। पूर्वानुमान है कि आत्मविश्वास के विकास एवं आर्थिक विकास में गहरा संबंध है। तो ये जो कथन है कि आर्थिक विकास में गहरा संबंध है, कथन स्पष्ट रूप से आर्थिक प्रगति और आत्मविश्वास दोनों को एक साथ जोड़ रहा है। अगर आप इस कथन को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। वह कह रहा है कि सैद्धांतिक शिक्षा से ये दोनों नहीं हो रहे हैं। इसका निहित अर्थ यह है कि लेखक इन दोनों को देश की उन्नति के लिए जुड़े हुए और महत्वपूर्ण मानता है, इसलिए यह पूर्वानुमान जो है निहित है इस कथन में। दूसरा है, आत्मविश्वास के विकास में सैद्धांतिक शिक्षा का अमूल्य योगदान है। तो जो कथन है वो सीधे तौर पर कह रहा है कि सैद्धांतिक शिक्षा से आत्मविश्वास की हानि होती है, जबकि दूसरा पूर्वानुमान क्या कह रहा है कि इसका अमूल्य योगदान है। तो यह पूर्वानुमान कथन के बिल्कुल विपरीत है, इसलिए यह निहित नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है, देखिए राम और श्याम 720 को 5:7 के अनुपात में बांटते हैं। जब हरि उनके साथ जुड़ता है तो नया अनुपात 5:7:9 हो जाता है। तो हरि का योगदान क्या है? राम और श्याम इनका अनुपात दिया है 5:7, यानी कि 12 यूनिट बराबर होगा किसके? 720 के। तो 1 यूनिट 60 के बराबर होगा। हमें पूछ रहा है कि जब राम और श्याम में आकर के हरि का भी योगदान जुट जाता है तो 5:7:9 हो जाता है। तो 1 यूनिट 60 के बराबर है, तो 9 यूनिट किसके बराबर होगा? 9 × 60 यानी कि 540 के बराबर होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी हरि का योगदान कितना है? 540। नेक्स्ट है, नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं? देखिए, तो ये पहला एक आयत है 1, ये 2 और ये बड़ा वाला 3। उसी तरह इसको देखिए, ये 4, ये 5 और ये एक बड़ा वाला 6। तो टोटल 6 हो गया। उसके बाद इसको देखिए, ये हो गया 7, उसके बाद ये 8 और ये 9। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो वर्ग है। तो हमेशा याद रखना है कि हर एक वर्ग एक आयत होता है, लेकिन हर एक आयत वर्ग नहीं होता। तो वर्ग एक ऐसा आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 9 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दीपा उत्तर की ओर 75 मीटर चली, फिर वह बाईं ओर मुड़ी और लगभग 25 मीटर चली। तो इसका पहले दिशा बना लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। 75 मीटर उत्तर की ओर जा रही है, उसके बाद बाईं ओर मुड़ती है, बाईं ओर इधर, और 25 मीटर चलती है। ये 75 मीटर है, यहाँ से चलती है मान लेते हैं। पुनः और 25 मीटर चली और पुनः बाईं ओर मुड़ी। यहाँ पे आने के बाद वो पुनः बाईं ओर मुड़ती है, यानी कि इधर, और 80 मीटर चलती है। तो 75 ये और 5 ये 80 मीटर, टोटल 80 मीटर चलती है। अंततः वह दाईं ओर मुड़ती है। यहाँ आने के बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ेगी, यानी कि इधर मुड़ेगी। तो अंत में वो किस दिशा में चल रही है? तो अंत में वो पश्चिम दिशा में चल रही है। तो 46 का क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, एक निश्चित राशि 10% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, के बीच का अंतर 100 है। तो मूल राशि किसके बराबर होगी? देखिए, 1 वर्ष दिया है तो ऐसा कर सकते हैं कि इसको 5-5% में अगर आप तोड़ दें तो साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए हो जाएगा, और जो चक्रवृद्धि ब्याज है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो इसका जो दर हो जाएगा 5% हो जाएगा। तो अंतर, जैसा कि मैंने बताया था, 2 वर्ष के लिए क्या होता है? 2 वर्ष के लिए अंतर होता है P × R/100 का स्क्वायर। मूलधन दिया है कितना? मूलधन हमें बताना है, दर 5% / 100 का स्क्वायर, और अंतर दिया है 100। तो इसको लिखेंगे 100 बराबर P × 25, 5 × 5 20 × 25 100। तो ये 1/20 का स्क्वायर, यानी कि 1/400 हो जाएगा। तो P बराबर कितना हो गया? 40,000 हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें हुआ क्या है कि इस 15 को इस 17 के साथ जोड़ा है, तो ये हो गया 22। 22 में से 10 घटाने पर हमें मिल गया है 12। ये 10 को घटा दिया है। उसी तरह 36 में 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45, और 45 में 20 को घटाएंगे तो मिलेगा हमें क्या? 25। उसी तरह 28 में 11 को जोड़ेंगे तो हमें हो जाएगा 39। 39 में 24 घटा देंगे तो बचेगा क्या? 15। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 48 का बी। नेक्स्ट है, एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि 63% भारतीय कॉफ़ी पसंद करते हैं, जबकि 82% चाय पसंद करते हैं। यदि 1% भारतीय दोनों कॉफ़ी और चाय पसंद करते हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, कॉफ़ी मान लीजिए NC कितना है? 63% है, और चाय है NT 82% है। ठीक है, टोटल लोग जो चाय और कॉफ़ी दोनों में से कोई एक पीते हैं वो लोग हैं 100%। हमें निकालना क्या है? x%, मतलब N/C/T, यानी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, वो x% है। तो फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा NC/T, NC + NT - NC/T। यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये 63, ये 82 - x। तो x बराबर क्या मिलेगा? 5, 8, 6, 14, 145 में से 100, तो ये हो गया 45% हमारा ऐसे लोग हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए जोड़ों को पूरा कीजिए।
बी कितना होगा 2, एन होगा 14, एल 12, पी 16 और नीचे दिया है वाई 25, एम 13, ओ 15, के 11। इन दोनों का सम देखिए 27 के बराबर है। उसी तरह के का क्या होगा 11, जी का होगा 7, डी का 4, यू का 21। तो 11 में 16 जोड़ेंगे तो 27 होगा, 20 7 में 20 जोड़ेंगे तो 27 होगा, 4 में 23 जोड़ेंगे तो 27 होगा, 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27 होगा। इसका होगा पी, इसका होगा टी, इसका डब्लू और इसका F6। तो पी टी डब्ल्यू एफ और आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, यदि 4 पूर्णांकों को यादृच्छिक रूप से चुना जाए और उनका गुणन किया जाए तो उत्पाद का अंतिम अंक 1, 3, 7 या 9 होने की संभावना क्या होगी। देखिए सबसे पहले ये पता टोटल पूर्णांक कितने होते हैं ये जानना है। तो टोटल पूर्णांक होंगे 10, कौन से 0 से लेकर के 9 तक। ठीक है, अंतिम अंक हमें क्या चाहिए 1, 3, 7 या 9 चाहिए। तो ये होने के लिए चारों संख्याएं विषम होनी चाहिए, लेकिन 5 के बिना होनी चाहिए। क्योंकि अगर 5 रहेगा और बीच में अगर 2 पूर्णांक हमने ले लिया तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, हमें इसमें 10 का इकाई अंक 0 हो जाएगा, तो हमें अंतिम अंक ये नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी 4 संख्याएं हैं 1, 3, 7, 9 आउट ऑफ 10। ठीक है, 1, 3, 7, 9 कितनी संख्याएं ये 4, कितने में से 10 में से, और कितनी पूर्णांक बनाने हैं 4 पूर्णांकों को चुनना है तो पावर 4 हो जाएगा। 2 दूनी के 4, 2 5 10, तो 2 का पावर 4 होगा 16 और 5 का पावर 4 625। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक टंकी को एक पाइप 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप उसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। एक टंकी ए है और दूसरा एक पाइप ए है और दूसरा पाइप बी है। ये 8 घंटे में भरता है और ये 12 घंटे में खाली करता है। तो दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं, पहले इसका क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 24, 8 तरीके 24, 12 दूनी 24, यानी कि ये एफिशिएंसी है। यानी कि जो पाइप ए है वो 1 घंटे में 3 यूनिट खाली करता है और बी भरता है और बी 2 यूनिट खाली करता है। तो दोनों पाइप को एक साथ खोल दे तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। दोनों को एक साथ खोल देंगे तो 3 - 2 बराबर 1, यानी 1 घंटे में 1 यूनिट भरेगा। हमें भरना कितना है 24, तो 24/1 कितना हो जाएगा 24। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 52 का डी। नेक्स्ट है, एक कूट भाषा में 1 को x, 2 को z, 3 को m, 4 को p, 5 को l, 6 को s, 7 को g और 8 को n तथा 9 को h लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में 93464 को कैसे लिखेंगे। तो देखिए 9 क्या है 9h है, उसके बाद 3 क्या है तो 3 को m लिखा गया है, उसके बाद 4 क्या है 4 को p लिखा गया है, और 6 क्या है तो 6 को s है, और 4 p है। तो HMPSP ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, यदि p बराबर a का 40% प्लस b का 65% एवं q बराबर a का 50% b का 50%, जहाँ a b से बड़ा है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। हमें ये बताना है p q के बारे में। देखिए p को क्या लिख सकते हैं, a का 40% मतलब 40a/100 प्लस 65 b/100। तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40, 20 5 100, ये हो गया 13 और ये हो गया 20। तो 2a/5 प्लस 13b/20 हमें मिला p। q निकालिए, q क्या है 50, a का 50% यानी कि a/2 हो जाएगा, b का 50% यानी कि b/2 हो जाएगा। p को हम लिख सकते हैं 5 के 20 0.4a, और 20 को क्या लिख सकते हैं 13/20 को लिख सकते हैं 0.65b। तो ये q को लिख सकते हैं 0.5a प्लस 0.5b, और बोल रहा है कि a बड़ा है b से। तो देखिए अगर a का मान हम 10 रख लें और b का मान 1, क्योंकि a बड़ा है b से, तो ये क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.5 यानी कि 5.5 हो जाएगा q, और p निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6.5 यानी कि 4.65। तो इस केस में 4.65 5.5 से क्या है छोटा है, यानी p लेस देन q होगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं हम, एक ही a का मान ले लेते हैं 200 और b का मान ले लेते हैं 50। ठीक है, यहाँ पे भी a बड़ा है b से, तो अब a का मान 200 रखेंगे यहाँ पे q में, तो q में क्या मिलेगा 5 दूनी 10 यानी कि
100A हो जाएगा ये, प्लस 50 तो ये हो जाएगा 25A। तो ये हो गया 25B, सॉरी। अब P का देखिए, P का रखते हैं यहाँ पे, A का मान 200 तो 2 चौके 8 यानी कि ये हो जाएगा 80A, प्लस इसको रखेंगे 80A। क्यों रख, A का तो मान हम ऑलरेडी रख रहे हैं ना, तो ये 125 हो जाएगा। और इसमें 80 रख दिया और B का मान हमने रख दिया 50, तो 50 25 6 5 30, तो 30.5 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 में से 80 130 110 110.5। तो यहाँ पे P जो है इस Q से क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि एक केस में P जो है Q से छोटा है और इस केस में भी P Q से छोटा है। एक दूसरा और उदाहरण लेके देख लेते हैं। A का मान 100 ले लेते हैं और B का मान 80 ले लेते हैं। यहाँ पे भी A B से बड़ा है, तो P कितना हो जाएगा इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 40, प्लस इसमें 8 रखेंगे, 20 चौके 80 13 चौके 52, तो ये हो जाएगा 52 यानी कि 92 हो जाएगा। Q को देखिए, Q का मान यहाँ पे है, इसमें रखेंगे 100, तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 40, तो ये हो गया 90। इस केस में क्या हो गया कि P बड़ा हो गया Q से। यहाँ पे सब छोटा आ रहा था, यहाँ पे बड़ा हो गया। इसका मतलब ये है कि हम बता नहीं सकते, उपर्युक्त में से कोई भी निश्चित रूप से निष्कर्ष नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका D। नेक्स्ट है, किरण का एक भाई अनिल है। किरण पलक का पुत्र है, रमेश पलक के पिता हैं। रिश्ते में अनिल रमेश का क्या लगता है। देखिए, किरण है, इसका एक भाई है अनिल। किरण पलक का पुत्र है, यानी कि ये भी लड़का है और ये पलक है, पलक महिला हो सकती है। और पलक के पिता जो हैं रमेश है, ठीक है, ये रमेश इसके पिता हैं। तो रिश्ते में अनिल जो है रमेश का क्या लगता है, अनिल रमेश का क्या लगेगा, तो इसकी बेटी का बेटा लगेगा। यानी कि रमेश जो है वो अनिल का, सॉरी, ये अनिल का रमेश दादा लगेगा, यानी दादा या नाना कह सकते हैं। तो रमेश जो है, अनिल जो है वो रमेश का पौत्र लगेगा, ग्रैंड सन। ऑप्शन हो जाएगा C। नेक्स्ट है, एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष में 10% और दूसरे वर्ष में 20% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 66,000 है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। तो क्या करेंगे, 66,000 में से 20% घटाएंगे, फिर उसके बाद 10% घटा देंगे। तो रिवर्स जाने के बजाय ये कर सकते हैं कि मान लेते हैं 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या थी, X थी, 10% बढ़ा यानी कि 110/100 हो गया पहले वर्ष में, और दूसरे वर्ष में 20% बढ़ा यानी कि 120/100 हो गया। और ये किसके बराबर होगा, 66,000 के। तो 0 से 2 0 कैंसिल, 11 छके 66, 6,000, 12 पचे 60, 500। तो x बराबर क्या होगा, 500 गुने 100 यानी कि 50,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन D। 57 है, नीचे एक कथन दिया गया है जिसके बाद 2 पूर्वानुमान दिए गए हैं। कथन है, मैं जब भी परेशानी में होता हूँ प्रभु का स्मरण करता हूँ। पूर्वानुमान है कि प्रार्थना से समस्याएं हल हो सकती हैं। और दूसरा है, मनुष्य का परम कर्तव्य प्रभु की प्रार्थना है। तो देखिए, इस कथन में है कि जब भी वो परेशान होता है तो प्रभु का स्मरण करता है। क्यों करता होगा, क्योंकि उसकी परेशानी हो सकता है दूर हो जाती होगी। तो पहला पूर्वानुमान तो सही हो सकता है। दूसरा पूर्वानुमान है कि मनुष्य का परम कर्तव्य प्रभु की प्रार्थना है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मैं के बारे में बात कर रहा है। हर एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर रहा है प्रभु की, यानी उसका ये कर्तव्य नहीं हो सकता। तो ये तो निहित नहीं है, तो केवल एक निहित होगा 57 का B। नेक्स्ट है, धनात्मक पूर्णांकों के एक ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग 99 है तथा महत्तम समापवर्तक 9 है, तो वो युग्म क्या है। क्योंकि महत्तम समापवर्तक 9 है तो पहली संख्या को मान लेते हैं 9x है और दूसरी संख्या क्या होगी, 9y होगी। और इनका योग दिया है 9x + 9y बराबर 99, तो x + y बराबर क्या हो जाएगा, 11। अब देखिए कौन कौन से युग्म बनेंगे ऐसा। तो अगर x का मान हम 1 लेते हैं तो y का मान कितना होगा, 10। x का मान 2 लेंगे तो y का मान होगा 9। x का मान 3 लेंगे तो y होगा 8। x का मान 4 लेंगे y होगा 7। x का मान 5 लेंगे y होगा 6। तो टोटल कितना बना, 3 2 5 युग्म बना है ऐसा। तो ऑप्शन हो जाएगा B। नेक्स्ट है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 43 है।
इनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या है। तो देखिए 3 क्रमागत विषम संख्या का औसत है। मान लीजिए पहली क्रमागत संख्या जो है बीच वाली मान लेते हैं x है, तो इसके पहले वाली विषम संख्या x-2 होगी और इसके आगे वाली x+2 होगी। अगर उदाहरण के लिए अगर आप x का मान 9 लेंगे तो ये होगा 7 और ये होगा 11, तो ये हो गया। और इनका औसत दिया है यानी x-2 प्लस x+2 डिवाइडेड बाई 3 बराबर दिया है 43। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो 3x/3 बराबर 43। तो x बराबर क्या मिलेगा हमें 43 मिलेगा। तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी, ये x 43 है तो ये हो जाएगा 41 और ये हो जाएगा 45। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अनुपात, तो एक अनुपात नहीं औसत निकालना है, तो 41 + 45 बटे 2, 6 8 बटे 2, तो ये हो जाएगा 43। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है उन सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 9 से विभाज्य हैं। हमें योग निकालना है। सबसे पहले पहली 3 अंक की ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से विभाज्य है। तो देखिए अब छोटी संख्या क्या होती है, 100 होती है। इसमें 9 से भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, लेकिन 108 में भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। 9 × 9 12 9 8 होल से यानी 108। दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 117। तीसरा 117 9 26। उसी तरीके से ये चलते जाएगा। हमें 3 अंकीय ही ढूंढना है, तो अंतिम संख्या क्या होगी 999 होगी। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि टोटल इसमें कितना पद है। तो Tn बराबर क्या होता है a + n - 1 × d। मान अंतिम पद क्या है 999, प्रथम पद क्या है 108, n हमें निकालना है और अंतर क्या दिया है 9 का दिया है। तो यहाँ से देखिए 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, ये बचेगा कितना 9 और 9 में से गया 8, n - 1 × 9, 9 81 बचेगा 8, 9 81। तो n बराबर क्या हो जाएगा 100। यानी हमें टोटल कितनी संख्या है इसमें 100 संख्याएँ हैं। हमें योग निकालना है, तो Sn बराबर क्या होता है n/2 a + l प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो n 100/2 प्रथम पद दिया है 108, अंतिम पद दिया है 999। अगर अंतिम पद नहीं मिलता हमें तो n/2 2a + n - 1 × d भी हम लिख सकते थे। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2 50 से कैंसिल हो गए, तो ये 50 × 9 8 17 के साथ हासिल 1, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 9 1 10 1 1100, साथ में 5 से गुणा कर दिया तो 50 7 5 35 के 5 हासिल 0 और ये हो जाएगा 3, 11 5 55। तो 55,350 हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है एक पिता एवं पुत्र की कुल आयु वर्तमान में 40 वर्ष है। 16 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। वर्तमान में पुत्र की आयु क्या है। देखिए पिता और पुत्र की कुल आयु वर्तमान में 40 वर्ष है, फादर और सन। 16 वर्ष बाद यानी कि फादर 16 वर्ष बाद और सन का 16 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या हो जा रही है दुगनी हो जा रही है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से f निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 40 - s। इस f को यहाँ रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 40 - s + 16 बराबर 2s + 32। ये इधर आएगा तो 3s बराबर 40 और 16 56, 56 में से 32 जाएगा तो ये हो जाएगा 24। तो s बराबर हो जाएगा 8। हमें निकालना क्या है वर्तमान में उसके पुत्र की आयु, तो 61c बराबर 8 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है यदि हांगकांग को इस तरीके से लिखा गया है और दिल्ली को इस तरीके से, तो लंदन को उसी कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए लंदन l का मान यहाँ पे क्या है 6 है, ठीक है। उसके बाद हमें o चाहिए, तो o का मान यहाँ पे देखिए 2 है, n का मान 3 है, तो 6 2 3। उसके बाद देखिए d कहाँ है, इसमें d का मान है 8। उसके बाद है on का मान था 2 3, तो 6 2 3 8 2 3, 6 2 3 8 2 3 ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 100 का पावर 25 - 25 को दशमलव संकेतन पद्धति में लिखा गया है, तो अंकों का योग होगा। देखिए इस तरीके के बड़े घातांक वाले प्रश्नों को हल करने के लिए छोटी संख्या से हमें शुरुआत करना चाहिए। तो अगर सबसे पहले तो इसको क्या कीजिए कि 100 का पावर जो 25 है -25,
इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर का पावर 25 माइनस 25, ये हो जाएगा 10। 2 इंटू 25 कितना हो जाएगा 50 माइनस 25। आपको पता होगा 10 का पावर a और b है तो 10 का पावर a इंटू बी हो जाता है, तो वही मैंने यहाँ पे किया है। अब देखिए यदि 10 का स्क्वायर माइनस मैं 25 करूँ तो क्या होगा 100 माइनस 25 बराबर 75 होगा। तो अंकों का योग कितना हो गया 12 हो गया, 7 5 12। उसी तरह 10 का क्यूब है अगर और ये 25 करूँ तो ये कितना हो जाएगा 1000 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 975। देखिए ये 75 है, यहाँ पे भी 75 आया है और आगे कितना आया 9 आया है, जब n कितना है 3 है। उसी तरह अब क्या करते हैं n का मान हम 4 रखते हैं यहाँ पे और ये 25 करते हैं तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस 25, इसको घटाएंगे तो आपको 9975 आएगा, यानी कि फिर लास्ट में 75 आया है और आगे 2 9 आया है। तो यहाँ पे अंकों का योग करने के लिए आप क्या करेंगे कि 9 गुने 2 प्लस 7 प्लस 5 यानी कि 18 प्लस 12 बराबर 30 हो जाएगा। हमें निकालना है किसका, इसका निकालना है। इसके लिए देखिए क्या करना है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि अंतिम अंक हमेशा क्या होगा, अंतिम अंक 75 होगा। शुरुआत में 9 आता है तो 9 कितनी बार आता है, देखिए जब n कितना था, n 3 था तो 9 कितना आया है, एक बार आया है, यानी कि 3 माइनस 2 बराबर 1। यहाँ पे जब देखिए n 4 है, इस केस में n 4 है तो n कितनी बार आया है, सॉरी 9 कितनी बार आया है, 9 आया है 2 बार, यहाँ पे 2 बार दिख रहा है, यानी कि 4 माइनस 2 बराबर 9 की संख्या, यानी कि 2 बार आया है। तो उसी तरह यहाँ पे कितना है 50, n कितना है 50 है तो 50 में 2 घटा देंगे तो बचेगा 48, यानी कि 9 कितनी बार आएगा 48 बार आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 48 गुने 9 प्लस अंतिम संख्या क्या है 75 है तो 7 प्लस 5, 48 गुने 9 क्यों किया है, 9 गुने 9 है यहाँ पे, तो हमको अंकों का योग निकालना है तो 9 गुने 2 कर दिया है। उसी तरह 48 बार 9999 ऐसे करके आएगा 99 और लास्ट में 75 ऐसा करके आएगा। इसका जब एक्सपेंड करेंगे तो ऐसा आएगा। तो ये 48 बार आया है तो 48 गुने 9 प्लस 7 प्लस 5, तो ये हो जाएगा कितना 48 गुने 9 होगा 432 प्लस 7 प्लस 5, 7 5 12 32 444, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, यदि 589 का तात्पर्य हरे रंग का फूल, 245 का तात्पर्य सफ़ेद रंग का चाक तथा 256 का तात्पर्य लाल रंग का चाक है तो सफ़ेद को किस अंक से संकेतबद्ध किया गया है। सफ़ेद कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो हमें रंग का चाक जो है ये तीनों, इसके बारे में हमें पता करना होगा कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए यहाँ पे रंग का फूल है, यहाँ पे रंग का चाक है, तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें 245 और 256 में 25 कॉमन है, 25 कॉमन है, यानी कि जो 4 है वो 4 का मतलब क्या होगा सफ़ेद होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 64 का डी होना चाहिए। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने अपनी आधी पूंजी 10% साधारण ब्याज पर और आधी 10% चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित जो हो रहा है पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया। यदि अर्जित कुल ब्याज 4100 है तो उसकी कुल पूंजी क्या थी। तो देखिए 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पे कर रहा है तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा उसका सिंपल इंटरेस्ट। उसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10/100, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाई 100, तो ये हो जाएगा 21%। ठीक है, कुल ब्याज कितना हो गया 20% प्लस 21% 41%, दोनों पे आधा आधा हो रहा है, तो 41% किसके बराबर है 4100 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा, ये 4100 है 100 के बराबर होगा, तो हमें 100% का मान निकालना है, तो 100 गुने 100 यानी कि 10,000 आया। किसका मान आया 10,000, 10,000 आधे का आया है क्योंकि हमने आधी पूंजी पर गणना की है। हमें पूरा के लिए क्या करना होगा 2 से गुणा करना होगा, तो ये हो जाएगा 20,000 रुपये। नेक्स्ट है, एक घन को उसकी सभी पृष्ठों पर रंग किया गया है, इसके बाद उसे बराबर आकार के 27 छोटे घनों में काटा गया है। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके ठीक 2 पृष्ठ रंगे हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए क्यूब बना लीजिए। एक तो इसका फॉर्मूला होता है, आप सीधा फॉर्मूला से निकाल सकते हैं 12n-2
यहाँ पे n निकाल लेंगे, क्या करेंगे 27 का क्यूब रूट ले लेंगे, ये n के बराबर होगा, ये होगा 3, यहाँ पे 12, 3 - 2 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 12। दूसरा है कि आप क्यूब बनाएं और काट के खुद को समझा के याद रखें दिमाग में। ये हमारा क्यूब हो गया। क्योंकि 27 भाग में काटा गया है तो हमें 3 कट मारना होगा यहाँ पे। उसी तरीके से ये 3 कट यहाँ इधर आएगा, 3 इस ऐसे ऐसे और ऐसे जाएगा, ठीक है। अब दो हमें क्या करना है, जिनके 2 पृष्ठ रंगे हुए हैं, तो ये वाला पार्ट देखिए, एक ऊपर से रंगा हुआ होगा, एक नीचे से रंगा हुआ होगा, यानी दो पृष्ठ इसका है, इसका देखिए 1 और यहाँ पे 2 है। उसी तरह इसका देखिए और इसका, तो टोटल ऊपर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक उसी तरीके से नीचे यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक इधर होगा, तो ये 4 हो गया, 4 4 8, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे, 2 10 और एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे, 4 टोटल हो गया 12। तो आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति घोड़ों, तोतों और पक्षियों के बीच संबंध को भलीभांति दर्शाती है। तो देखिए पक्षी में के अंदर क्या आएगा, तोता आएगा, तो ये हो गया पक्षी, इसके अंदर हो गया तोता। घोड़ा पक्षी के अंदर नहीं आता है तो ये अलग होगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पासवर्ड खाता के समान है। जैसे पासवर्ड रिलेटेड है खाता से, उसी तरीके से इसमें से हमें देखना है कि क्या होगा। तो जिस तरीके से अकाउंट को, खाता को हम सिक्योर करते हैं, सुरक्षित करते हैं पासवर्ड से, उसी तरीके से ताला को चाबी के बिना हम नहीं खोल सकते, जैसे खाता को हम पासवर्ड के बिना नहीं खोल सकते। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 68 का ए। नेक्स्ट है, एक बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 120 किलोमीटर और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 180 किलोमीटर की यात्रा करती है। पूरी यात्रा के लिए औसत गति निकालें। तो औसत गति बराबर क्या होता है, औसत गति बराबर होता है कुल चली गई दूरी बटा में कुल लिया गया समय, कुल दूरी बटा में कुल समय। तो यहाँ पे टोटल दूरी कितनी है, 120 किलोमीटर और एक है 180 किलोमीटर। समय कितना है, तो 120 किलोमीटर दूरी तय करने में इसको तय कर रहा है 60 किलोमीटर से, तो 120 बटा 60 पहला समय हो जाएगा। दूसरा समय क्या होगा, 180 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है 90 किलोमीटर की स्पीड से, तो दूरी बटा 4 बराबर होता है समय, तो ये भाग दे दिया हमने, 60 दूनी 120, 90 दूनी 180, तो ऊपर हो जाएगा 300, नीचे होगा 4 4 7 28, 2 4 5 20, तो 75 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी है और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी एक तो अपना लंबाई पार करेगी और एक प्लेटफॉर्म का लंबाई भी पार करेगी, यानी कुल दूरी जो पार करेगी वो है 300 मीटर। कितने सेकंड में पार कर रही है, 18 सेकंड में। तो हमारा चाल क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम, दूरी बटा समय, 300 बटे में 18, 6 18, 6 5 30, यानी कि 50 बटे 3 मीटर पर सेकंड। चूँकि हमें किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है, तो 50 बटे 3 को हम क्या करेंगे, 18 बटे 5 से गुणा कर देंगे, 3 छक 18, 15 50, तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी के कारण राम 100 रुपये में 5 kg चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का वास्तविक मूल्य क्या है। देखिए 100 रुपये में 5 kg चीनी अधिक खरीद रहा है, मान लेते हैं चीनी का जो वास्तविक मूल्य है वो x है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं 10% का मतलब क्या होगा, 1/10, यानी कि वास्तविक मूल्य अगर 10x है तो जो कमी होगी उसके वजह से उसका मूल्य हो जाएगा 9x। 100 रुपये में 10x के भाव से मान लेते हैं अल्फ़ा 1 kg चीनी खरीदता था। अब क्या हुआ, इसको यहाँ पे लिखते हैं, समझने में आसानी होगी। 100 रुपये में 10x के भाव से उसने 1 kg चीनी खरीदा। अब भाव हो गया है 9x, यानी 100 रुपये में 9x में जब चीनी खरीदने गया है तो उसको 5 kg अधिक चीनी मिला है, यानी पहले मिलता था 1 kg, अब उसको मिला है a + 5 kg। तो यहाँ से a का मान यहाँ पर रख देंगे, तो 100/9x बराबर 100/10x + 5, इसको लिखेंगे 100/9x - 100/10x बराबर 5।
इसको 20 से कटा सकते हैं, 20 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/9x माइनस 1/10x इज इक्वल टू 1। तो ये होगा 20x और ये होगा 10 में से 9 गया और नीचे होगा 90x बराबर 1। तो ये हो गया 90x, ये गुना है सॉरी, 90x बराबर 20। तो x बराबर क्या होगा 20/90। तो हमें निकालना क्या था वास्तविक मूल्य है 10x। तो 10 इंटू एक्स का मान मिला है 20/90, 0 से 0 कैंसिल, यानी 20/90 को हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18 पूर्णांक 9 दूनी 18 तो 20, 2.2/9 प्रति केजी हमारा आंसर हो जाएगा बी। इसके शॉर्ट ट्रिक भी हैं, लेकिन एग्जाम में बेसिक आप याद रखेंगे तो थोड़ा सा भी वेरिएशन होगा तो आप बना सकेंगे। नेक्स्ट है, कथन दिया है सभी गुड़िया कलम है। तो सभी गुड़िया, ये गुड़िया कलम है। फिर बोला कुछ बत्तखें गुड़िया हैं। तो यहाँ से कुछ बत्तख क्या है गुड़िया हैं। कुछ कुत्ते बत्तख हैं, तो कुछ कुत्ते बत्तख हैं, ये हमारा बन गया। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ बत्तख कलम है, तो कुछ बत्तख जो है कलम है, बिल्कुल ये वाला तो सही है। दूसरा निष्कर्ष है कुछ कुत्ते गुड़िया हैं, तो कुछ कुत्ते गुड़िया हैं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। निष्कर्ष तीसरा है कुछ कलम गुड़िया हैं, तो कुछ कलम गुड़िया हैं, तो हाँ बिल्कुल ये सही है। तो 1 और 3 अनुसरण करते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:5। प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो नया अनुपात 5:7 हो जाता है। तो दो मूल संख्याएं क्या है, देखिए 3:5 दिया है और ये बढ़ के हो गया है 5:7। कब, जब 10-10 हम दोनों में बढ़ा रहे हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, 17-21 25, ये इक्विवेलेंट होगा किसके, 10×5 50 और 10×7 70, तो 50 माइनस 70, तो ये हो जाएगा 4 बराबर होगा किसके, 20 के, यानी 1 यूनिट बराबर होगा 5 के। तो हमें निकालना क्या था, दोनों मूल संख्याएं, इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 15, इसमें 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो 15 और 25 हमारा आंसर हो जाएगा 73 का बी। नेक्स्ट है, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 50 वर्ष है। ये फादर है और ये सन, इसकी आयु का योग दिया है 50 वर्ष। 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु उसकी 4 गुनी थी, तो 4 गुना यहाँ पे लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ से f बराबर निकालेंगे तो होगा 50 माइनस एस, इस f को यहाँ ला के रख देते हैं। तो 50 माइनस एस माइनस 5 4s माइनस 20, यहाँ से देखिए 50 में से 5 जाएगा 45, ये s इधर आएगा तो हो जाएगा 5s माइनस 20, तो 5s बराबर हो जाएगा 65, तो s बराबर हमें मिल जाएगा 13। उनकी वर्तमान यानी दोनों की निकालनी है, तो यहाँ पे हम 50 में से 13 घटा देंगे तो हो जाएगा 37। तो पिता की 17 और पुत्र 13 वर्ष, तो 74 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, कथन दिया है कुछ पेस्ट्री टॉफ़ी हैं और सभी टॉफ़ी चॉकलेट हैं। तो देखिए कुछ पेस्ट्री है, ये क्या है, ये पेस्ट्री, ये टॉफ़ी है, और दिया है सभी टॉफ़ी चॉकलेट हैं, तो सभी टॉफ़ी चॉकलेट है, ठीक है। निष्कर्ष है कुछ चॉकलेट टॉफ़ी हैं, कुछ चॉकलेट टॉफ़ी हैं, तो बिल्कुल सही है। कुछ टॉफ़ी पेस्ट्री नहीं है, कुछ टॉफ़ी पेस्ट्री नहीं है, तो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे तो कुछ पेस्ट्री टॉफ़ी है, तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग दिया है हमें 1025 तथा उनके वर्गों का अंतर दिया है 225। तो हमें निकालना है संख्याओं का अंतर उनके गुणनफल का कितना प्रतिशत है। तो देखिए x² प्लस y² दिया है हमें 1025 और दिया है x² माइनस y² बराबर 225। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो x² माइनस y² बराबर 225, ये कैंसिल हो जाएगा, 2x² बराबर 1250 हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 दूनी के 4, 2 पाँचे 10, तो x² बराबर 625। इसका मतलब है कि x का मान होगा 25, -25 नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये बोला है दोनों पूर्णांक क्या है, धनात्मक हैं।
x का मान इसमें रखेंगे तो 625, तो वाई स्क्वायर बराबर होगा 625 माइनस 225 बराबर 400। तो y का मान हो जाएगा ±20, चूँकि माइनस नहीं लेंगे क्योंकि धनात्मक पूर्णांक है दोनों। तो x 25 मिल गया, y 20 मिल गया। अब बोल रहा है संख्याओं का अंतर 25 माइनस 20 कितना होगा, 5 होगा। उनके गुणनफल का कितना प्रतिशत है, तो उनका गुणनफल कितना है, तो 5/25 गुने 20 उनका गुणनफल का कितना प्रतिशत हो जाएगा, गुने 100 कर देते हैं। 20 × 5 = 100, 25 से कम 25, तो ये हो जाएगा 1%। तो आंसर क्या होगा, 76 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। 20, 40, 200, 400, 2000, 4000 और 8000। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें 2 से गुणा किया है और इसमें 5 से गुणा किया है, फिर इसमें 2 से गुणा किया है, फिर इसमें 5 से गुणा किया है, फिर इसमें 2 से गुणा किया है, फिर इसमें 5 से गुणा होना चाहिए था बट इसमें 4 से गुणा किया है, 2 से ही गुणा कर दिया है, 4 दूनी 8, जबकि ये 20,000 होना चाहिए 4 × 5 करने पे। तो हमारा गलत क्या है, 8000 है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 77 का ए। नेक्स्ट है, एक व्यापारी 40 रुपये प्रति किलोग्राम और 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 2 प्रकार के गेहूं को 3:2 के अनुपात में मिलाता है और मिश्रण का आधा भाग 25% लाभ पर, 1/4 भाग 10% हानि पर और शेष 1/4 भाग न लाभ पे न हानि पे बेचता है, तो व्यापारी का कुल लाभ प्रतिशत क्या है। हमें दिया है 40 रुपये गेहूँ का और 60 रुपये प्रति केजी बेच रहा है। ये भी गेहूँ है, दूसरे प्रकार का है। 3:2 में मिलता है, यानी कि 3:2 में मिला करके ये बेचा है। मान लेते हैं इसका औसत अनुपात x है, तो ये हो जाएगा 60 - x और ये हो जाएगा x - 40। तो इसको हम लिख सकते हैं 60 - x बटे में x - 40 बराबर 3:2। तो ये हो जाएगा 120 - 2x बराबर 3x - 120। यहाँ से हम लिख सकते हैं 5x बराबर हो जाएगा 240। तो वो x बराबर क्या मिलेगा हमें, 48 रुपये पर केजी बेच रहा है वो, जो गेहूँ मिलाया है 3:2 में। अब कह रहा है कि मिश्रण का आधा भाग, मान लेते हैं कि टोटल 3:2 है ना, तो मान लेते हैं कि ये 5 केजी है। 5 केजी या 10 केजी भी चाहे तो मान सकते हैं, मैंने 5 केजी माना। 5 केजी का आधा भाग कितना होगा, 2.5 केजी होगा। इसको बेच रहा है कितने पे, 25% लाभ पे, यानी कि 48 का 25% कितना होगा, 125 लिख देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, 12 × 4 = 48, 60। यानी कि 60 रुपये केजी से बेच रहा है और बेचा कितना है, 2.5 केजी। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 दूनी 120 और 60 × 5 = 130, यानी कि 150 रुपये आधे को बेच के कमाया है। उसके बाद 1/4 बेच रहा है। 1/4 का मतलब क्या होगा, ये 2.5 का आधा 1.25 हो जाएगा। 1.25 केजी बेच रहा है किस पे, 10% हानि पे। मूल्य क्या है बेचने का, 48 रुपये केजी है। 10% हानि का मतलब 90% पे बेचा है। 0 कैंसिल, 9 8 72 और 9 × 36 2 38 बटे में 10, 382, सॉरी 9 8 72 के 2 हासिल 7 होगा, तो 9 × 36 7 43 हो जाएगा। 43 बटे 10 यानी कि 43.2 रुपये पर केजी बेचा है। कितना बेचा है, 1.25 केजी, तो 1.25 गुने 43.2, तो ये हो जाएगा गुणा करने पे लगभग 54 रुपये आएगा। ठीक है। अब दूसरा है 2.5 में बेचा, 1.5 केजी बेचा और 1/4 मतलब 1.25 भाग न लाभ पे बेचा है न हानि पे बेचा, यानी 48 रुपये के 48 रुपये पे ही बेच दिया है। तो 1.52 केजी कितना हो जाएगा, गुणे 48 कर देंगे तो ये हो जाएगा लगभग 60 रुपये। अब देखिए टोटल बेचा है तो कितना उसके पास पैसा आया है, 150 रुपये, 54 रुपये और 60 रुपये। तो ये 4 5 5 10 6 16 के 6 हासिल 1 1 1 2 264 रुपये उसका विक्रय मूल्य है। और क्रय मूल्य कितना होगा, 1 केजी का 48 है, बेचा कितना है 5 केजी, तो 48 गुने 5 ये हो जाएगा 8 5 40 के 0 5 20 24, ये हमारा हो गया क्रय मूल्य CP और ये हो गया विक्रय मूल्य। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 264 में से 240 घटाएंगे तो ये होगा 24 बटे में 240 और गुने 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 24 एकम 24, तो 10% का उसे
टोटल लाभ हो रहा है, आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे बस जो कैलकुलेशन है यहीं पे है और कहीं नहीं है। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या क्या है। तो इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, रीनेम कर देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो पहला देखिए ए बी सी हो गया, उसके बाद ए आई सी हो जाएगा, उसके बाद ए एच आई हो जाएगा, उसके बाद ए जे जी हो जाएगा, उसके बाद ए ई जी, उसके बाद जी ई एफ, उसके बाद जे डी ई एंड उसके बाद है आई सी ई एंड उसके बाद है ए सी ई। उसके बाद देख सकते हैं ए जी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, एक लिख सकते हैं जी डी एफ, एक लिख सकते हैं ए ई बी, एक लिख सकते हैं ए जे जी और उसके बाद है ए आई एच ऑलरेडी लिख चुके हैं, एक हो जाएगा जी जे ई और एक है ए सी एच। टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मान लीजिए 5 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याएं पी क्यू आर एस एम टी हैं, उनका औसत क्या होगा। इसका तो एक ट्रिक ये है कि विषम संख्याओं में जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या होती है। बीच वाली संख्या क्या है, आर है। तो देखिए यहाँ पे आर तो दिया नहीं है, तो हमें बताना है आर किसके बराबर होगा, हम निकाल सकते हैं चाहे तो 5 ये क्रमागत हैं। तो देखिए पी क्यू आर एस टी, पहली संख्या को हम आर ही मान लेते हैं। तो पिछली वाली विषम प्राकृतिक संख्या क्या होगी, आर माइनस 2 होगी, और ये क्या होगी, आर माइनस 4 होगी। ये क्या होगा, आर प्लस 2 होगा, और ये होगा आर प्लस 4। ठीक है, अब इनका हम औसत निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 से 4 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 यानी 5r/5 यानी कि r हो रहा है। जो मैंने अभी कहा कि विषम संख्या में औसत बीच वाली संख्या होती है। अब हमें r किसके बराबर है ये बताना है, तो हम इसमें से कोई भी रिलेशन ले सकते हैं। इसको आप लेके देखिए, p बराबर क्या लिखा है, r-4 आया था हमारा, तो r बराबर हो जाएगा p+4। ऑप्शन में दिया है c p+4, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में t दिया होता तो t बराबर r+4 यहाँ पे है, तो r यहाँ से निकाल लेते t-4, तो ये भी हो जाता है एक। तो ऑप्शन हमारा होगा सी। नेक्स्ट है, रेहान अपने घर से निकलकर 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। इसके लिए पहले आप दिशा बना लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। यह घर है उसका, 5 किलोमीटर चला दक्षिण दिशा में, फिर वह बाएं मुड़ता है, तो मेरा दाएं उसका बाएं होगा, ये इधर मुड़ गया और कितना चलता है, 6 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ के कितना चला है, 3 किलोमीटर चलता है और अपने कार्यालय पहुंच जाता है। तो उसके घर और कार्यालय के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है ये हमें बताना है। ये 5 था, ये 6 है, इसको ऐसे मिला दीजिए। ये 3 था, तो ये 3 हो गया, 5 3 8, और ये था 6, तो ये हो जाएगा एक ट्रायंगल बन जाएगा जिसका 8 6, तो ये क्या हो जाएगा 10 पाइथागोरस प्रमेय से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 81 का ए। नेक्स्ट है, एक सांकेतिक भाषा में स्लिप को 208, डाइस को 348, तब उसी भाषा में राइस विकल्पों में से किसके बराबर होगा। देखिए S19 होगा, L12 I9 P16, तो 9 2 11 9 20 6 26 के 6 हासिल 2 3 2 5 56 में इसमें अगर हम 4 से गुणा करें तो कितना होगा, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2 5 20 2 22 224, ये 208 आ रहा है। इसका मतलब ये विपरीत मान वाला है। तो S19 है तो ये 8 हो जाएगा, L12 है तो ये 15 हो जाएगा, और I9 है तो ये 18 और 16 का 11, P16 का 11। तो अब इसको जोड़िए, 8 5 13 13 1 14 14 8 22 के 2 हासिल 2 3 2 5। अब 52 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8 5 के 20 208 आ रहा है बिल्कुल। तो इसका उल्टा है इसका मतलब, तो D का 4 होता है तो ये हो जाएगा 23, I9 होता है तो ये 18, C3 तो ये 24, योगफल 27 हमें देखना है, E5 तो ये 22 हो जाएगा। 8 3 11 4 15 2 17 के साथ हासिल 1 3 1 4 4 2 6 6 2 8 87, 87 में 4 से हम गुणा कर देंगे, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 8 चौक 32 2 34 348 आ रहा है ये भी। तो उसी तरह हमें राइस का निकालना है, R18,
तो 18 का हो जाता है 9, I9 तो R 18 हो जाएगा, C3 तो ये 24 हो जाएगा, E5 का ये 22 हो जाएगा। 9 8 17, 17 4 21, 2 23 के 3 हासिल 2 और 2 2 4 4 3 7। तो ये कितना आ रहा है हमारा 73। 73 में हम क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 7 4 28 29, 292 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया है 2088। इन संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का औसत है। तो देखिए संख्या का योगफल कितना दिया है 2088। ये कितनी संख्याओं का है 9 का है। 9 से डिवाइड करके देते हैं, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ये बचेगा 2, 9 3 27, 9 दूनी 18, 232। 232 औसत निकला। इसका मतलब ये है कि जो संख्या होगी वो इसके पहले 232 को हम ले लेते हैं बीच में, इसके पहले हम घटाएंगे तो ये मिलेगा 230। 9 क्रमागत संख्या निकालनी है, सॉरी, तो ये 231 होगा, ये 230 होगा, 229 होगा और ये 228। ठीक है, और इसके आगे लेंगे 233, 234, 235 और 236। ऐसा क्यों किया हमने, औसत निकाला। तो जो 9 क्रमागत संख्या है उसके बीच वाली जो संख्या होगी वो उसका औसत होगी। चूँकि क्रमागत हैं तो एक हमने 4 अंख्याएँ इधर लिखी घटा करके एक एक, और इसके 4 संख्याएँ इधर लिखी घटा करके एक एक घटा करके। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि इन संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अभाज्य संख्या इसमें से देखिए कौन कौन है। अभाज्य संख्या है 229, ये 8 कट जाएगा, 0 कट जाएगा, 3 2 5 1 6, ये भी 3 से कट जाएगा तो 229 मिला है। और 232 में 2, ये भी कट जाएगा। 233 ये नहीं कटेगा तो 233 है। 234 भी कट जाएगा, 235 भी कट जाएगा और 236 भी। तो इसका औसत निकालेंगे तो 9 3 12 के 2 हासिल 1, 3 2 5 1 6, 2 2 4 डिवाइड बाई 2, 2 3 6, 231। तो आंसर क्या होगा 231। नेक्स्ट है यदि 0.064 इंटू 0.4 का पावर 7 है और x का पावर x और इसका स्क्वायर है, तो मान हमें निकालना है x इन्वर्स यानी 1/x-1 और x-1 निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा 1 - x/x और ये हो गया x-1, इसका हमें मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें x का मान निकालना होगा। तो 64 को हम क्या ले सकते हैं, ये 0.4 है और ये 256 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट को हटाते हैं ताकि कन्फ्यूजन जो भी है वो दूर हो जाए। तो इसको लिख सकते हैं 64/3 0 गुणे 4/10 का पावर 7। इसको लिख सकते हैं 4/10 का पावर x गुणे ये 256 है तो 256/4 0 और इसका पावर हो जाएगा स्क्वायर दिया है हमें। ठीक है, तो हमें क्या करना है 4/10 में सबको लिखना होगा क्योंकि इसके पावर में x है ताकि हम आसानी से कटा सकें। तो 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब और इसको लिख सकते हैं 10 का क्यूब यानी 4/10 का क्यूब इंटू 4/10 का पावर 7 पहले से दिया हुआ है। ये 4/10 का पावर x है। 256 को क्या लिख सकते हैं 4 चौके 16, 6 चौके 24 1 25 यानी कि 4 का पावर 4, नीचे 4 0 है, सॉरी ये 4 अंक के बाद दशमलव है। 4/10 का पावर पहले से 4 है और बाहर से स्क्वायर लगा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 4/10, 3 और 7 मिलके क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और ये 4/10 x प्लस ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। आधार समान है तो घातांक भी समान होगा, x प्लस 8। तो x का मान हमें क्या मिला है 2 मिला है। अब 2 का मान रख दीजिए 1 - 2/2 इंटू 2 - 1, तो -1/2 इंटू 1 यानी कि -1/2 हमारा आंसर हो जाएगा 84 का A। नेक्स्ट देखते हैं कितने समय में एक बंदर 60 फीट ऊंचे खंभे के शीर्ष को छू लेगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत ही 2 फीट फिसल जाता है। तो देखिए ज़्यादातर आपने बंदर वाले जो प्रश्न किए होंगे उसमें क्या कहता है कि 1 सेकंड में वो 3 फीट उछलता है और अगले सेकंड में वो 2 फीट फिसल के नीचे आ जाता है। पर इसमें क्या बोला है कि तुरंत ही, मतलब जैसे मान लीजिए ये पोल है, बंदर उछल के यहाँ पे गया और जैसे ही यहाँ पे पकड़ा होगा वैसे ही नीचे खसक के आ गया यहाँ पे, यानी 1 सेकंड में ये 3 - 2 बराबर 1 फीट की ऊंचाई तय कर रहा है। हमें टोटल तय कितना करना है 60 फीट। तो 60 में से हम क्या करते हैं लास्ट वाले को पहले 3 फीट जो उछल रहा है उसको घटा देंगे
तो हो जाएगा 57 फीट। 1 फीट 1 सेकंड में तय कर रहा है तो 57 फीट 57 सेकंड में तय करेगा, ठीक है। और हमें तय कितना करना है, 60 फीट। तो अगले सेकंड में ये कितना उछल जाएगा, 3 फीट। तो 57 प्लस 3 कितना, टोटल 60 फीट हो जाएगा। और 57 प्लस 1 सेकेंड, ये 58 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि 1 सेकेंड में वो 1 फीट पर सेकेंड वो ऊपर जा रहा है, तो 57 सेकेंड में 57 फीट जाएगा। और 98वें सेकेंड में वो 3 फीट उछल जैसे ही ऊपर पहुँचेगा, अब टॉप पे पहुँचने के बाद वो फिसलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आके वो बैठ जाएगा, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। नेक्स्ट है 4 इंच के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल, हरे और काले रंगे हैं। इसे 1 इंच के घनों में काटा गया है। कितने घनों के केवल 2 फलक रंगे हुए हैं। देखिए 4 इंच का घन है और इसे 1 इंच के घन में काटा गया है, यानी n बराबर क्या होगा हमारा 4। जैसे ये 4 इंच का अगर घन है तो इसे ऐसे काटा गया है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो फॉर्मूला हमने बताया था अभी इसी वीडियो में, 12n-2 होता है। यहाँ पे n का मान क्या दिया है, 4 - 2, तो 12 गुने 4 उसमें से 2 जाएगा 2, ये हो जाएगा 24। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब चाहें तो काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही इसमें समय लगेगा। ये घनों के केवल 2 फलक रंगे हुए हैं, तो ये वाले में तो 2-2 फलक मिलेगा। इसके नीचे अब अगर आप इमेजिन करें दिमाग में तो, और इसके नीचे भी 2-2 मिलेगा, फिर इसके नीचे ये 2, ऊपर नीचे ये 2, तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 तो ऊपर ही हो गया। ठीक इसके नीचे वाला जो बेस होगा, अगर ये क्यूब है, अगर आप दिमाग में थोड़ा सा भी इमेजिन कर पा रहे हैं, तो ऊपर हमें कितना मिल गया, 8, 2-2 फलक रंगे वाला क्यूब, नीचे भी मिल जाएगा 8। उसके बाद कितना हो गया, 16, यहाँ पे मिलेगा 2 2 4, 16 4 20, और पीछे मिलेगा 2 2 4 24, तो आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट है राम ने 70,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीनों बाद शाम 60,000 के साथ उसके साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात 2:1 था, तो शाम कितने महीनों बाद शामिल हुआ था। देखिए राम और श्याम, इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, ये 70,000 और श्याम ने किया है 60,000। तो टाइम कितना है, वर्ष के अंत में, यानी कि राम तो पूरे साल रहेगा यानी 12 महीने, और श्याम का पता नहीं, तो मान लेते हैं x महीने बाद। शाम कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो मान लेते हैं वो टोटल x महीने के लिए शामिल हुआ है, और जब x आ जाएगा हमारा तो उसे 12 से घटा देंगे, तो हम ये बता पाएंगे कि वो इतने महीने बाद शामिल हुआ था। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट दिया है 2:1, तो हमें पता है इनको गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 17 गुणे 2, k से k कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो हम सीधा लिख सकते हैं 7 गुणे 12 बटे में 6 गुणे x बराबर 2/1 होगा। तो 2 छक्के 12, 6 से 6 कैंसिल, तो x बराबर 7 मिला है। इसका मतलब वो 5 महीने बाद शामिल हुआ था, क्योंकि x बराबर 7 महीने के लिए उसने निवेश किया है। तो आंसर हो जाएगा 87 का A। नेक्स्ट है एक दी गई पूर्ण संख्या को 2 गुना किया गया तथा इसमें 9 जोड़ा गया। देखिए मान लीजिए दी गई संख्या है x, इसमें क्या किया है, 2 गुना कर दिया है, फिर इसमें 9 जोड़ दिया है। इस प्रकार प्राप्त संख्या को यदि 3 गुना किया जाए, तो जो संख्या मिला है इसमें मैंने 3 से गुणा कर दिया है, तो वह 171 हो जाती है। ये 171 हो गई है। तो 3 5 6 15, 2 1 3 7 21, तो 2x बराबर 57 - 9, तो ये हो जाएगा 48, तो x बराबर मिल जाएगा हमें 24। यदि दी गई संख्या से 3 घटा दिया जाए तो प्रमाणित संख्या किससे विभाज्य होगी। तो 24 में से हम 3 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 21। 21 किस से भाग जाएगा, 3 से जाएगा और 7 से जाएगा और 1 से, तो 1 को काउंट नहीं करते हैं, 3 और 7, तो यहाँ पे ऑप्शन में है डी, तो 7 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए जोड़े को पूरा कीजिए। तो देखिए ए, इसको पहले लिखते हैं A1 C3 E5 G7, उसके बाद है I9 K11 M13 O15। तो 1 में 8 जुटा है, 3 में 8 जुटा है, 5 में 8 जुटा है और 7 में भी 8 जुटा है, सब में प्लस 8 जुटा है। तो Q 17 होता है, 17 में 8 जुटेंगे 25, 25 होता है Y का। S होता है 19, 19 में 8 जोड़ेंगे 27, 27 में से 26 घटा देंगे तो 1 बचेगा, तो ये A हो जाएगा। U होता है 21, 21 में 8 जोड़ेंगे 29, 29 में 26 घटाएंगे बचेगा 3, 3 होता है C का। W होता है 23, 23 में 8 जोड़ेंगे 31, 31 में 26 घटाएंगे बचेगा 5, 5 होता है E का। तो YAC आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। नेक्स्ट है यदि 4th रूट ऑफ 6
स्क्वायर रूट ऑफ 2 और क्यूब रूट ऑफ 4 में सबसे बड़ा x तथा सबसे छोटा y है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो पहले हमें इसमें से पता करना है कि कौन x है और कौन y है। तो x बोला है सबसे बड़ा है, तो देखिए ये प्रश्न थोड़ा मुश्किल है, बिना कैलकुलेटर यूज किए आप पता नहीं कर पाएंगे कि x कौन बड़ा है और कौन छोटा है। लेकिन जो क्वेश्चन में पूछ रहा है आप ध्यान दीजिए, ये क्यूब है और स्क्वायर है। अगर हम इसको मान लेते हैं बड़ा है, सपोज मान लेते हैं ये बड़ा है, इसका मान तो 1.41 होता है, ये सबको पता होगा। अगर हम इसको बड़ा मान लेते हैं, अगर इसका ये हो गया x बराबर 4√6 सपोज, और इसका जब क्यूब करें, ये 6 का पावर 1/4 है, इसका मतलब जब इसका क्यूब करेंगे आप तो ये 6 का पावर कितना होगा 3/4 होगा, और इसका मान निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऑप्शन हमारा देखिए क्या दिया है, एक अच्छा भिन्न दिया है, मतलब कोई दशमलव में रूट में नहीं है। इसका मतलब ये है कि इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, जो है ये है। तो हमारा बड़ा जो होगा वो होगा 4 का पावर 1/3, और जब आप कैलकुलेटर यूज करेंगे तो इसका मान जो आएगा वो लगभग आएगा 1.587, और इसका जो मान आता है वो है 1.565, और ये क्या हो गया √2y, ये सबसे छोटा हो गया, इसका मान आता है 1.414। ठीक है, तो अब x का क्यूब कीजिए, यानी 4 का पावर 1/3 जो है इसका क्यूब कीजिए, प्लस y स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर कीजिए, नीचे 4 का पावर 1/3 का क्यूब कीजिए, माइनस √2 का स्क्वायर कीजिए, तो ऊपर होगा 4 प्लस 2 बटे में 4 माइनस 2, तो 6 बटे में 2 यानी कि 3 हमारा आंसर हो जाएगा। हो सकता है एग्जाम में दिमाग काम ना करे कि हम इसके बारे में सोचें ही ना, और ये ना सोचें कि ऑप्शन कैसा दिया है, तो क्वेश्चन को लास्ट के लिए आप छोड़ सकते हैं या फिर इसे स्किप ही करना होगा। नेक्स्ट है श्रेणी 28, 33, इसमें से लुप्त संख्या हमें बतानी है। देखिए इसमें क्या हुआ है, +5 हुआ है, इसमें -2 हुआ है, उसके बाद हो सकता है कुछ +5 जैसा हो इसमें, और इसमें देखिए ये +5 हुआ है, ये प्लस है, 5 से शुरू हुआ है और ये ख़त्म भी हो रहा है, यानी ये वाला -2 होगा तो ये वाला क्या होगा +5 होना चाहिए। तो 31 में 5 जोड़ेंगे तो 36 होगा, और 36 में 2 घटाएंगे तो 34 होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 91 का ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी क्रमिक छूट ग्राहक के लिए बेहतर है। तो इस तरीके के प्रश्न के लिए ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्या होगा, कैलकुलेटिव होगा। तो इसको पहले देखते हैं, 20 + 15 लेते हैं एक बार a b, उसके बाद में इसको लेंगे प्लस 20 गुने 15 बटे में 100, तो 20 × 5 = 100, 5 × 3 = 15, तो ये हो गया 35 + 3 = 38। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं a 38 हो गया, और इसको मान लेते हैं b 10 हो गया, और फिर फॉर्मूला लगाते हैं तो 38 + 10 + 38 गुने 10 बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 48 + 3.8 यानी कि 48 × 3 = 51.8%। टोटल छूट इसमें मिल रहा है 51.8%। इसका देखते हैं कितना है, सेम 25 + 12.5 + 25 गुने 12 बटे में 12.5 बटे में 100, 25 × 4 = 100, तो ये हो गया 37.5 प्लस इसको भाग देंगे तो ये हो गया 4 × 3 = 12, उसके बाद 4 एकम 4 बचेगा 1, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, तो 37 × 3 = 40.625% आएगा। अब इसको मान लेते हैं a, और ये इसको मान लेते हैं b, प्लस 10, तो 40.625 गुने 10 बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 50.625 प्लस 4.0625, तो ये होगा 54 लगभग 6.8 ऐसा कुछ करके आएगा। ये कितना है 51, और ये कितना है 54, तो सबसे ज़्यादा किस में छूट मिल रहा है, बी में, तो बी बेहतर है ग्राहक के लिए। नेक्स्ट है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 3 निष्कर्ष हैं। कथन दिया है कोई गाय कुर्सी नहीं है, ये गाय है और ये कुर्सी है। प्रश्न में कह रहा है कोई गाय कुर्सी नहीं है। दूसरा है सभी कुर्सियां मेज हैं, सभी कुर्सियां मेज हैं। याद रखिए कि मेज को हम ऐसे भी बना सकते थे चाहते तो, ठीक है। तो कुछ मेजें कुर्सियां हैं, कुछ मेजें कुर्सियां हैं, बिल्कुल सही है। कुछ मेजें गाय हैं, कुछ मेजें गाय हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो गलत है।
कुछ कुर्सियाँ गाय हैं, कुछ कुर्सियाँ गाय हैं, बिल्कुल गलत है क्योंकि ये बोला है कोई गाय कुर्सी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष ए का अनुसरण करता है 93 का ए। नेक्स्ट है 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 5 9। ठीक है, अब ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है, पहले तो हमें इसे पता करना होगा कि ये पूर्ण वर्ग बनेगा कैसे। तो इसके लिए हम स्क्वायर रूट निकालते हैं उस मेथड से। पेयर बना लेते हैं यहाँ पे 3 3 3 3 9 कैंसिल हो गया, ऊपर से उतरेगा 99, ये होगा 6, एक बार में जाएगा तो 61 एकम 61, यहाँ पे आएगा 1, ये हो गया 62, ये हो गया 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गया 3, फिर ऊपर से उतरेगा 99, तो ये कितनी बार में जाएगा 6 बार में जा सकता है। 6 4 के 36 के 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 के 5 हासिल 1, 6 4 के 36 1 37। तो 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 8 में 7 गया 1, यानी 143 रिमाइंडर बच रहा है। अगर 143 इस संख्या में से हम घटा दें तो ये एक पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो 9 9 9 9 इसमें से हम घटा रहे हैं 1 4 3, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से गया 8, 99 99। तो 316 का ये क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब बोल रहा है कि इसके अंकों का योग क्या है, तो 9 + 9 + 8 + 5 + 6, 9 दूनी 18, 8 26, 26 5 31, 31 6 37। तो ऑप्शन हो जाएगा 94 का बी, 31 6 37 यानी कि ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 3 7 11 13 से विभाज्य है। तो सबसे पहले तो 3 7 11 13 का एलसीएम निकालना होगा। तो ये होगा कितना, 13 तिया 39 गुने 7 गुने 11, 9 7 63 के 3 हासिल 6, 17 21 6 27 गुने 11, 11 तिया 33 के 3 हासिल 3, 11 7 77, 3 80 के 0 हासिल 8, 11 दूनी 22 8 30। तो 3003 हमें मिल गया 4 अंकों की। ये सबसे छोटी संख्या है, हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999। तो इसके निकट लाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर, अगर 4 से हम करेंगे तो 4 3 12, यानी इससे ज़्यादा हो जाएगा, 12,000 के आसपास हो जाएगा। तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद होगा 9009। ये इसके सबसे निकट है, ये ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जिसमें इससे भाग जाएगा पूरा पूरा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 95 का डी। नेक्स्ट है 2000 पर एक वर्ष के लिए 10% की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए अर्धवार्षिक है तो दर कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और समय कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो 5 + 5 + 5 गुने 5/100, हम इक्विवेलेंट इसका दर निकाले, समतुल्य दर, तो 10.25 होगा। ठीक है, 10.25 हमें निकालना कितना है, 2000 का 10.25% निकालना है ब्याज। 0 से 0 कैंसिल, 2 से गुणा कीजिए, 2 दूनी 20, 10 दूनी 20 50 और 1 0, तो ये हो जाएगा 205.0, यानी 205 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि 25 - 5 5 है, 7 + 3 4, 15 गुणे 5 20 है, 10 + 10 100 है, और तो हमें इसका मान निकालना है इन सबका। तो देखिए आप ध्यान देंगे तो 25 में से 5 घटाएंगे तो 5 नहीं बचने वाला, इसका मतलब माइनस का मतलब यहाँ पे है भाग, 25 भागा 5 बराबर 5। उसी तरह यहाँ प्लस का मतलब है माइनस, 7 - 3 बराबर 4। उसी तरह 15 गुणे 5, यहाँ पे गुणे का मतलब है प्लस, 15 5 20, यहाँ पे प्लस का मतलब है गुणा, यानी 10 गुणे 10 बराबर 100। तो हमें इसका मान निकालना है। तो 100 भागा, भागा का मतलब क्या होगा, भागा का मतलब ये वाला एक्चुअल में भागा नहीं, ये प्लस नहीं, ये भाग है। तो भाग को गुणा से चेंज किया है, तो 100 गुणे 50 लिखेंगे, फिर माइनस 100 है तो माइनस का मतलब यहाँ पे भाग से है तो भाग 100 लिखेंगे, फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस का मतलब है माइनस, तो माइनस 100 लिखेंगे, फिर यहाँ पे है गुणा, गुणा का मतलब है प्लस, तो प्लस 75 लिखेंगे। तो ये कितना हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 50 बचेगा, -100 + 75, तो ये होगा -50 + 75, ये हो जाएगा 25। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है 15 संख्याओं के एक समूह का अंकगणितीय माध्य 42 दिया है।
पहली 8 संख्याओं का माध्य होगा 39 दिया है और अंतिम 8 संख्याओं का 44, तो 8वीं संख्या क्या होगी? देखिए 15 संख्याओं का अंगगणितीय माध्य 42 है। पहली 8 का दिया है हमें कितना? 39 और अगले 8 का दिया है हमें 44। तो 39 गुने 8 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 8 72 के 2 हासिल 7, 8 3 के 24 7 31। इसको 44 गुने 8 करेंगे तो 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 चौक 32 3 35 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़िए तो ये हो जाएगा 4 6 6। इसमें 15 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 15 दूनी 30, 15 चौके 60 3 63। तो कितने का डिफरेंस है इसमें? इसमें 34 का डिफरेंस है। तो 8वीं संख्या क्या हो जाएगी? 34 हो जाएगी, 98 का सी। नेक्स्ट है, नीचे 3 कथन दिए गए हैं जिनके आगे 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला कथन है सभी नदी तालाब हैं, ये नदी हो गई और ये तालाब, सभी नदी तालाब हैं। दूसरा है कुछ झरने तालाब हैं, कुछ झरने तालाब हैं। सभी तालाब समुद्र हैं, तो सभी तालाब समुद्र हैं। अब निष्कर्ष है कुछ झरने नदी हैं, कुछ झरने नदी हैं, वो नहीं है, नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हम झरने को इधर से बनाते तो लगता कि नदी के साथ कुछ झरने हैं और तालाब भी है। कुछ झरने समुद्र हैं, कुछ झरने समुद्र हैं, तो हाँ बिल्कुल कोई समुद्र झरना नहीं है, गलत है। सभी तालाब नदी हैं, सभी तालाब नदी हैं, गलत है। कुछ तालाब नदी हैं, तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो 99 का ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो सबसे पहले वही तरीका है, इसको नेमिंग कर दीजिए ए बी सी डी ई एफ और जी। अब देखिए त्रिभुज ए जी बी पहला हो जाएगा और इसमें 2 छोटे छोटे त्रिभुज हैं, एक है ए डी जी प्लस डी जी बी, फिर दूसरा है ए जी सी और इसमें है ए जी ई प्लस जी ई सी। उसी तरह एक है बी जी सी प्लस बी जी एफ प्लस जी एफ सी। अब है ए ई बी, दूसरा है ए डी सी, तीसरा है बी ई सी। एक लिख सकते हैं बी डी सी, दूसरा लिख सकते हैं ए बी एफ और तीसरा लिख सकते हैं ए एफ सी, और एक सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी सी। तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 1 16, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।